मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपके चहेते चैनल करियर प्रोफेसर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाला हूं आपके लिए जो आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूं संविधान के संपूर्ण विश्लेषण पर, लेकिन मैं संक्षिप्त में चर्चा करूंगा आपसे, क्योंकि आपके जो वनडे एग्जाम अभी हाल में आने वाले हैं उन सबके लिए क्लास बड़ी खास है, क्योंकि मैं आपको ऐसे पहलुओं पर चर्चा करूंगा, बिल्कुल टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि ये एग्जाम वाली क्लास है, ये कोई सामान्य क्लास नहीं है। इसलिए मैं इस क्लास में चर्चा करूं आपसे, तो मैं आपको ले चलता हूं यहां पर, और मैं लिखा है भौकाल तो अब मचेगा, और मैं बताऊंगा आपको यहां पर आपके चहेते इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई की पंचायत पर, और मैं बात करूंगा आपसे संपूर्ण संविधान का एक संक्षिप्त परिचय, और बताऊंगा कैसे एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आते हैं और संविधान के वो कौन कौन से पहलू हैं जहां से आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बात करूंगा वहां से, जैसे हमारे एग्जाम में संविधान का परिचय क्या है। जैसे कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर इस शब्दावली से कुछ पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन आपके, तो मैं इस शब्दावली से ही आपके लिए कुछ क्वेश्चन की शुरुआत करूंगा आपके, और फिर मैं बारी बारी से कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। जैसा कि आप अंग्रेजी में जानते हैं कुछ वर्डों को, कार्यपालिका का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव, विधायिका का मतलब होता है लेजिस्लेटिव, और न्यायपालिका का मतलब होता है जुडिशरी। ऐसे बारी बारी चर्चा करूंगा आपसे। इस पंचायत को मैं आगे लेके जाऊं उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर सब्सक्राइब कर लेते तो मेरी पूरी पढ़ाई की पंचायत सबसे पहले सबसे जल्दी नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास पहुंचेगी। इसलिए मैं इसकी चर्चा शुरू करूं, इसलिए आप लोग नोटबुक और पेन निकाल लेंगे आप लोग, और मैं बताऊंगा आपको यहां से कि आखिर शब्दावली से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे यहां से, जैसे हमें हाल के दिनों में हमारे यहाँ संविधान से एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, वो है आपके गणतंत्र। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जा रहा है। आप पुराने क्वेश्चन देखें तो यहां से क्वेश्चन मिलेगा। एक पार्ट है आपके, जैसे पंथ निरपेक्षता क्या होती है, पंथ निरपेक्षता क्या होती है, ये वाला पार्ट यहां से अक्सर पूछा जाता है कि सेकुलर कंट्री कैसे कहते हैं, आपके यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से। गणतंत्र मतलब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, आपको इस तरीके से अगर मैं बात करूं आपसे यहां पर, जैसे आपसे पूछा जाएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जैसे शून्यकाल क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है। मैं यहां बताऊंगा आपको शून्यकाल क्या होता है, ऐसे इसको अंग्रेजी में हम लोग 0R कहते हैं। इसी प्रकार से प्रश्नकाल क्या होता है, ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि संचित निधि से आप क्या समझते हो, किस समझते हो, संचित निधि से आप क्या समझते हो। यहां पर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है यहां पर। या हमारे यहाँ आकस्मिक निधि क्या है। ऐसे बहुत सारे पहलुओं पर मैं आपसे यहां पर स्टार्टिंग में चर्चा करूंगा आपसे, ऐसे आकस्मिक निधि क्या होती है आपके, इस प्रकार से। तो ऐसे बहुत प्रश्न में लेकर आया हूं आपके। जैसे गणतंत्र है, इसे रिपब्लिक बोलते हैं, पंथ निरपेक्षता है, शून्यकाल है, प्रश्नकाल है। इसके अलावा जैसे संविधान की प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके संविधान के स्रोत क्या है, इसके अलावा संविधान सभा से प्रश्न पूछा जाएगा, संविधान की विशेषता क्या है, संविधान के भाग कौन कौन से हैं, कितने अनुच्छेद हैं। तो मैं बहुत संक्षिप्त में आपसे वार्ता करूंगा यहाँ पर। मैं फिर कहूंगा पुनः कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मैं आज इस संक्षिप्त में संविधान को इस कदर बताने वाला हूं आपको, संविधान का एक भी प्रश्न आपको बचेगा नहीं, क्योंकि भले ही मैं संक्षिप्त में चर्चा कर रहा हूं, लेकिन मैं इस तरह सटीक विश्लेषण आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि वो प्रश्न में टू द पॉइंट बात करूंगा, क्योंकि ये क्लास एग्जाम वाली है। मैंने बताया, टाइटल में देखा है, ये एग्जाम वाली क्लास है, इसलिए खास है। मैं आपको स्टार्टिंग करूंगा यहीं से, और मैं लेके जाऊंगा आपको यहां से। ये पहले एक वर्ड बताऊंगा मैं आपको कि आखिर यहां गणतंत्र का मतलब क्या होता है। पहले मैं स्टार्ट यहीं से करूंगा आज आपके। ये प्रश्न है गणतंत्र क्या होता है, तो मैं इसको बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा आपको कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। तो इसको अंग्रेजी में रिपब्लिक कहते हैं गणतंत्र को। मैं कहूंगा यहां से कि जिस राज्य, यहां पर जिस राज्य का शासक, यानी शासक का मतलब हमारे यहां से प्रमुख से है, शासक का मतलब हमारे प्रमुख से है, प्रमुख मतलब हेड, इसको कहते हैं हेड ऑफ द, यहां पर स्टेट कह सकते हैं इसको। यानी जिस राज्य का शासक या प्रमुख हो, वंशानुगत नहीं हो। ये एक बात बताऊं यहां से, जिस राज्य का प्रमुख क्या ना हो, वंशानुगत नहीं हो, हेरिडेटरी ना हो, वंशानुगत ना हो, ये वाला, बल्कि वह एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित हो। क्या हो, वो निश्चित समय के लिए क्या हो, वो निर्वाचित होना चाहिए आपके, निर्वाचित हो, ये वाला। मैं दो वर्ड बताएं, पहला वह वंशानुगत ना हो, बल्कि एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित हो, यानी इलेक्ट हो। ऐसी व्यवस्था को क्या कहेंगे, गणतंत्र कहेंगे। भारत एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र, आपको पता है, क्योंकि हमारे यहाँ का प्रमुख है, हमारे यहाँ के हेड है जो राष्ट्रपति,
वो वंशानुगत नहीं है, बल्कि वंशानुगत का मतलब होता है हेरिडेटरी, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी। जिस राज्य में कोई शासक, वहां का प्रमुख अगर पीढ़ी दर पीढ़ी बनेगा, वंशानुगत बनेगा, तो उसे राजतंत्र कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर अमेरिका में बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जहां जहां, जिसमें ब्राजील, कोई सा राष्ट्र होगा जहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी शासक ना होकर के एक निश्चित समय के लिए कोई शासक बनेगा, उसे बोलेंगे गणतंत्र बोलेंगे आपके। और जहां पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही वंश के लोग बनेंगे उसे राजतंत्र रहेंगे, उसे अंग्रेजी में मोनार्की कहते हैं, ये आप जानते होंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा गया है, यहां से इंपोर्ट कर लेंगे। गणतंत्र का मतलब होता है जहां राज्य का प्रमुख वंशानुगत ना होकर एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित हो, उसे कहेंगे गणतंत्र कहेंगे। इस क्रम में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात, वो बात यह है, ये पंथ निरपेक्षता दूसरा वर्ड है हमारे पास कि पंथ निरपेक्षता क्या होता है। यहां सामने को देखेंगे, इसको अंग्रेजी में सेकुलर कहते हैं आपके यहां पर, यानी कि जहां पर राज्य, जहां पर इसको लिखेंगे आप लोग, जहां पर राज्य द्वारा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अभी हाल में चर्चा में, जहां पर राज्य द्वारा किसी एक विशेष धर्म को, किसी एक विशेष धर्म को, यहां पर देखेंगे किसी एक विशेष धर्म को, यहां किसी एक विशेष धर्म को राजकीय संरक्षण, ये रहा राजकीय संरक्षण, ये रहा गवर्नमेंट प्रोटेक्शन न देकर, संरक्षण न देकर, यहां पर सभी धर्मों के लिए, ये बात है आपके, सभी धर्मों के लिए ये समान रूप से, सभी धर्मों के लिए समान रूप से संरक्षण दिया जाए। यानी कि मैं बता सकता हूं यहां पे आपके बात, संरक्षण दिया जाए, ये आपके काम की बात है, सुतान लेंगे आप लोग आपके। यानी राज्य द्वारा जब किसी एक धर्म को महत्व न देकर के सभी धर्मों को समान रूप से, मैंने कहा जहां पर राज्य द्वारा किसी एक विशेष धर्म को संरक्षण ना देकर या राज्य की सरकारी संरक्षण ना देकर सभी धर्मों के लिए समान रूप से व्यवस्थाएं की जाती है। भारत क्या सेकुलर कंट्री है, क्योंकि भारत में सभी धर्मों को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैना हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, पारसी हो, सभी धर्मों को यहाँ समान रूप से संरक्षण दिया हुआ राज्य द्वारा। जिस राज्य में, जैसे अभी आप हाल में देखते होंगे पाकिस्तान जैसा राष्ट्र है, अफगानिस्तान जैसा राष्ट्र है, तो कहने के लिए कुछ राष्ट्रों ने अपना ऊपर से एक आवरण ओढ़ रखा है, ये पूरी तरह से मुस्लिम कंट्री है, आपके अरब राष्ट्र है बहुत सारे आपके, वहां पर एक धर्म विशेष को महत्व दिया गया है। हमारे यहाँ पर पंथ निरपेक्षता है, हमारे यहाँ किसी एक पंथ विशेष को, पंथ माने किसी एक विचार को महत्व नहीं दिया गया, सभी विचारधाराओं को, चाहे वो हिंदुओं की विचारधारा है, सिखों की है, मुस्लिमों की है, या बौद्धों की है, जैनों की, सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान रूप से संरक्षण दिया गया। मैंने कहा राज्य की संरक्षण न देकर सभी धर्मों के लिए समान रूप से संरक्षण दिया जाए, उसे पंथ निरपेक्ष कहेंगे। इस क्रम में मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जो अभी आपके एग्जाम में आने वाली है, वो बात ये है आपके प्रश्नकाल क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आया है, प्रश्नकाल क्या होता है यहां से। तो प्रश्नकाल का मतलब होता है यहाँ पर क्वेश्चन आर। क्या मतलब होता है? क्वेश्चन आर मतलब होता है इसका क्वेश्चन आर। ये मैं ज्यादा डीप नहीं जाना, संक्षिप्त में बात करनी है। जो संसद की कार्रवाई का पहला घंटा होता है, संसद की कार्रवाई का, यहां लिख लेंगे इसको, संसद की कार्यवाही ये वाला का पहला घंटा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको औरों से अलग कर देगा। यानी संसद में कार्रवाई होती है उसका फर्स्ट आवर होता है, यानी आपके मन में विचार आएगा कि संसद की कार्रवाई का पहला घंटा कब शुरू होता है। तो अमूमन तौर पर 11 से जो 12 बजे, यहां पर जो 12 बजे तक का समय होता है, ये वाला, ये संसदीय कार्रवाई का पहला घंटा होता है। तो आप बताएंगे संसदीय कार्रवाई में जो पहला घंटा 11 से 12 वाला, जो इसे कहते हैं प्रश्नकाल कहते हैं, यानी कि शुरुआत में जो 11 से 12 घंटा उसे क्वेश्चन आवर के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट के जाएंगे, पेपर में आएगा प्रश्नकाल क्या होता है। तो आप बताएंगे संसद माने होता है लोकसभा राज्यसभा। यहां हमारा मतलब है संसद का मतलब कई सारे विद्यार्थी नहीं जानते, यहां मेरा मतलब संसद से ये वाला, यहां राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों सदनों से। हालांकि मैं इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करूंगा, अभी आपको राष्ट्रपति पर, संसद पर, इन पर चर्चा करने वाला हूं। आपके धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, विनियोग विधेयक क्या होता है, धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है। कुछ हमारे यहाँ ऐसे पार्ट है जो आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं, जैसे स्थानीय प्रशासन से, मूल कर्तव्यों से, कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, इस सब विषय में चर्चा करूंगा आपसे, बहुत महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए। तो आप बताएंगे संसदीय कार्रवाई का जो पहला घंटा होता है, कौन सा वाला, 11 से 12 वाला, उसे क्या कहेंगे हम, उसको उसे बोलेंगे आपका प्रश्नकाल। इसी क्रम में मैं आगे बता दूंगा आपको यहीं पर कि जो शून्यकाल है, यहां पर एक दूसरा वर्ड है हमारे पास शून्यकाल, पेपर में आएगा शून्यकाल क्या होता है, ये वाला शून्यकाल, यानी कि यहां पर इसको अंग्रेजी बोलेंगे
जीरो आर, क्या बोलेंगे, जीरो आर बोलेंगे आपके, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपके एग्जाम में आएगा कि आखिर शून्यकाल होता क्या है, तो हम बताएंगे जीरो आर वह होता है जो प्रश्न काल के बाद का समय होता है। यहां एक लाइन बताएंगे यहाँ पे, प्रश्न काल के बाद का समय, यहां मैं लिख दूंगा प्रश्न काल के बाद का समय, प्रश्न काल के बाद का समय, आफ्टर क्वेश्चन आर। तो आप बताएं प्रश्न काल के बाद का समय क्या कहलाएगा, जीरो आर कहलाएगा। अगर इसको हमें शो ऑफ करना हो आपको अमूमन तौर पर समझाने के लिए सामान्य भाषा में, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो 12 से 1 बजे तक का समय होता है, 12 से 1 दिन में जो 12 से 1 बजे का समय होता है, उसे हमारे यहाँ जीरो आर के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग मेरे कहने से याद करके जाएंगे। यानी संसद में कार्रवाई का जो पहला घंटा है 11 से 12 का, उसे प्रश्नकाल कहेंगे। और जो 12 से 1 का समय, एक बात बताता हूं, संविधान में कहीं भी जीरो आर का उल्लेख नहीं हुआ है। फिर बता रहा हूं दोबारा, संविधान में कहीं भी प्रश्नकाल का उल्लेख नहीं हुआ है। ये भारत में मीडिया द्वारा दिया गया शब्द है, हमारे समाचार पत्रों द्वारा दिया गया शब्द है। ये मैं कह सकता हूं पूरी दुनिया को, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को भारतीयों की देन है, भारतीयों द्वारा दिया गया शब्द है शून्यकाल। मैं फिर कहूंगा प्रश्नकाल बोले तो 11 से 12 का समय, और 12 से 1 के समय को हमारे यहाँ जीरो आर के नाम से, यानी कि प्रश्न, ये आपके शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। इसको भी याद करके जाएंगे यहाँ से। मैं इस क्रम में आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करूंगा, एग्जाम आएगा। अभी भी क्वेश्चन आया है, संचित निधि क्या होती है और आकस्मिक निधि क्या होती है। तो आप मेरी तो देखेंगे, आप सब लोग ध्यान हटेगा नहीं बिल्कुल आपके। ये संचित निधि, चूंकि ये संविधान की क्लास है और मैं संक्षिप्त में चर्चा कर रहा हूं आप लोगों से, संचित निधि। और दूसरा वर्ड है मेरे पास यहां पर आकस्मिक निधि, दूसरा वर्ड ये रहा आकस्मिक निधि। ये दो वर्ड है हमारे पास, आकस्मिक निधि, ये दो वर्ड है आपके। इन दोनों निधियों को मैं अगर अंग्रेजी में बताऊं तो इसको कहते हैं, ऊपर वाले को कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और इसको बोलते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। फिर दोबारा बोलूंगा, ऊपर वाले बोलेंगे यहां वाले को ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसको बोलेंगे कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो पहला एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा अक्सर एग्जाम पूछ सकता है आपसे, वो ये पूछ सकता है यहां पर इस तरीके से कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में, विच आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख हुआ। तो आप बताएंगे 266 में इसका उल्लेख हुआ है, आर्टिकल 266 में इस संचित निधि का उल्लेख हुआ। पहला प्रश्न है। दूसरा, आकस्मिक निधि का उल्लेख कहां हुआ है, तो संविधान के अनुच्छेद 267 यानी कि 267 में इसका उल्लेख हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं आपसे एक बात साझा करूंगा यहां पर कि आखिर संचित निधि का पर नियंत्रण किसका होता है। तो आप बताएंगे, अगर नियंत्रण वाला प्रश्न आ जाए कि संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है, किसका एकाधिकार होता है, तो आप बताएंगे संचित निधि पर संसद का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है, संसद। संसद माने फिर बताऊंगा लोकसभा और राज्यसभा को संसद कहते हैं आपके। और आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है, राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है इस पर। यानी कि संचित निधि से अगर 1 रुपया भी निकाला जाएगा तो वो बिना संसद की अनुमति के नहीं निकाला जा सकता, जबकि आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में आती है। इस पर यद्यपि आकस्मिक निधि में पैसा संचित निधि से ही आता है, इस कंसोलिडेटेड फंड से ही डाला जाता है, लेकिन तत्काल जरूरतों के लिए, कोई आकस्मिक आपदा के लिए, कोई भूकंप आ जाता है, कोई बाढ़ आ जाती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो तत्काल उसमें संसद में बहस नहीं हो सकती है, वहां पर डिस्कशन नहीं हो सकता है। इसलिए राष्ट्रपति के नियंत्रण में किया गया इसको, तत्काल वहां रिलीफ, राहत पहुंचाई जाती है, और फिर बाद में इस आकस्मिक निधि में संचित निधि से पैसा डाल दिया जाता है। तो आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा आपको, जो शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई हुई यहां पर। वो बात यह है कि राज्यों को जो कर होते हैं, कर होते हैं या शुल्क होते हैं, आपके जो ड्यूटीज होती है, टैक्स होते हैं, कर बोले तो टैक्स, जो टैक्सों से पैसा इकट्ठा होता है, जो ड्यूटीज से पैसा इकट्ठा होता है केंद्र सरकार के पास, तो टैक्स और शुल्क, इन दोनों में पैसा इकट्ठा जो होता है, उसमें से राज्यों को देने के बाद जो पैसा बच जाता है उसे संचित निधि में जमा कर दिया जाता है। मैं दोबारा बताऊंगा, करों से और शुल्कों से जो पैसा इकट्ठा होता है, उस इकट्ठे होने के बाद पैसे को जो राज्यों को दे दिया जाता है, उनका हिस्सा, राज्यों को अंश देने के बाद, राज्यों को उनका शेयर देने के बाद जो पैसा बच जाता है उसे संचित निधि में जमा कर दिया जाता है। और मैं आपके लिए एक और बात महत्वपूर्ण बताऊंगा, इसी संचित निधि से, इसको लिख लेंगे यहां पर, इसी संचित निधि से कुछ महत्वपूर्ण वेतनमान, जैसे राष्ट्रपति, इसको आप नोट डाउन करेंगे, जैसे राष्ट्रपति, जैसे उपराष्ट्रपति, इसको नोट डाउन करते जाएंगे मेरे साथ साथ, जैसे भारत का सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसे मैं अपनी भाषा में कई बार कैग भी कह देता हूं, कई बार आप लोग भी, और सुप्रीम कोर्ट के
जो न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, इन सबके वेतन वगैरह ये सब कहां से दिए जाते हैं? इनके वेतन भत्ते जो होते हैं आपके, वेतन प्लस इनके भत्ते यानी पेमेंट और अलाउंसेस कहां से दिए जाते हैं? तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, मैं पहले कहा है ये सारे वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, यानी कि भारत की संचित निधि द्वारा देय होते हैं। चाहे राष्ट्रपति का वेतन आ जाए, चाहे उपराष्ट्रपति का वेतन आ जाए, चाहे सीएजी का वेतन आ जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन आ जाए, ये सारे वेतन संचित निधि से दिए जाते हैं। मैं फिर बताऊंगा इस संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है, तो आप बताएंगे इस निधि पर नियंत्रण होता है आपके किसका? संसद का नियंत्रण होता है। और दूसरा बताऊंगा जो आकस्मिक निधि है इस पर नियंत्रण किसका होता है, तो आप बताएंगे इस पर नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है। ये दोनों क्वेश्चन चर्चाओं में इन पर मैंने डील करा दिए। मैं कह रहा हूं ये संविधान पर मैं संक्षिप्त चर्चा कर रहा हूं। मैं फिर कहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं जीएस पढ़ा रहा हूं। मैंने कहा है जीएस को पढ़ना है तो विश्लेषण करना है, इसका विस्तार से एक स्वरूप मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपके लिए लेकर आऊंगा। अभी एग्जाम की क्लास चल रही है, एग्जाम की क्लास के बाद 30 तारीख के बाद मैं जो आगे चर्चा करूंगा आपसे वो चैप्टर बाय चैप्टर करूंगा। एक बार मैं प्रस्तावना पर, एक बार मैं करूंगा संविधान की विशेषताओं पर, एक बार मैं संविधान सभा पर, एक बार संविधान के भागों पर, एक बार बात करूंगा कार्यपालिका पर, विधायिका पर, न्यायपालिका पर, स्थानीय प्रशासन पर, और एक बार बात करूंगा मैं आयोगों पर। जितने हमारे आयोग बने हुए हैं, चाहे संविधान के भाग 16 में हो, चाहे भाग 17 में हो, चाहे अन्य भाग में 14 में हो, जितने भी हमारे आयोग हैं, एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, इन सब पर बारी बारी से मैं चर्चा करूंगा। इसको रट कर जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा अब आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो अभी हाल ही में चर्चा में आपको पता नहीं होगी। अभी हाल ही में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़े भारी चर्चाओं में हमारे बीच में ले हमें पता नहीं है। मैं आपको उन पन्नों से बात करूंगा। पहले आप इसको, मुझे पूरी उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया। मैंने कहा है नोटबुक, अपनी कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, इस पूरे को उतार लेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। अब मैं बताऊंगा आपको एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। यहां से मैं स्टार्ट करूंगा आपके संविधान के जो संक्षिप्त परिचय की। मैं बताऊंगा आपको यहां थोड़ी सी जो संविधान सभा है, मैं यहां से बात करूंगा, इनको आप छोड़ेंगे नहीं। अब मैं बहुत तेजी से आपको लेके जाऊंगा संविधान के पन्नों पर और मैं बताऊंगा आपको कि आखिर संविधान सभा क्या होती है। तो आप देखेंगे यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, इस संविधान सभा का क्या रोल है संविधान के निर्माण में। तो मैं बताऊंगा आपको संविधान जो शब्द है, यहां से ये संविधान शब्द है, मैं इसको प्रारंभ में बताता पर कोई बात नहीं। संविधान शब्द है जो सभी के लिए समान रूप से कानूनों की एक श्रृंखला है, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, वंश का हो, स्थान का हो, कोई कुछ भी हो, गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, निर्बल हो, सबल हो, कैसे भी लोग हो समाज के, चाहे उच्च अमीर हो, कैसा भी लोग हो, सबके लिए समान रूप से कानूनों की विधिवत एक व्यवस्थित श्रृंखला है, इसे संविधान नाम दिया गया है। तो मैं बताऊंगा आपको कि आखिर इस संविधान में हमारे यहाँ जो संविधान सभा है वो कहां से हमारे यहाँ दौड़ी है आपके और कहां से हमारे यहाँ अस्तित्व में आई है आपके। तो आप जानते होंगे इसकी जो रूपरेखा ब्रिटिश शासनकाल में आरंभ हुई। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, संविधान मैंने पहले बता दिया, विस्तार से नहीं पढ़ा रहा हूं। ये संविधान पर चर्चा कर रहा हूं जो मैं आपको वो संक्षिप्त में कर रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम वाली क्लास है, मैं पहले बता चुका हूं। मैं बताऊंगा आपको यहां से कि हमारे यहाँ संविधान सभा का निर्माण हुआ है वो 1946। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर कैबिनेट मिशन आया। कौन आया? हमारे यहाँ कैबिनेट मिशन आया 1946 में आया। और ये कैबिनेट मिशन जब आया तो उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? तो ब्रिटेन के पीएम जो थे उस समय ब्रिटेन के वो थे आपके कौन? उनका नाम है क्लीमेंट एटली। मैं लिख दिया बोर्ड पर, उनका नाम है क्लीमेंट एटली। इस नाम को भूलेंगे नहीं। और ये व्यक्ति लेबर पार्टी के, किसके हैं ये? लेबर पार्टी के, यानी कि ये श्रमिक पार्टी की ओर से पीएम थे। तो मैं आपकी जानकारी अच्छी कर देता हूं। यहां पर जो क्लीमेंट एटली हैं, ये क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के हैं। और इनसे पहले जो भूतपूर्व है वो कौन थे? वो विंस्टन चर्चिल जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के हुआ करते थे। तो मैंने पहले कहा इसमें विस्तार से चर्चा मैं आगे आने वाले वीडियो में करूंगा, बड़े विस्तार से बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको कि आखिर संविधान होता क्या है, संविधान की रूपरेखा क्या है, कितने क्वेश्चन आएंगे। फिलहाल एग्जाम वाली क्लास में ओनली एग्जाम ओरिएंटेड चर्चा कर रहा हूं। आप रट कर जाएंगे कि उस समय लेबर पार्टी की सरकार होती थी आपके, और लेबर पार्टी के पीएम कौन थे? क्लीमेंट एटली थे उस समय। तो इनकी ओर से कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया कि आप जाइए और आप भारत के लिए एक संविधान की व्यवस्था करवाइए, नियमों की रूपरेखा तैयार करवाइए। और इसी कैबिनेट मिशन के अंदर मैं बताता हूं ये कैबिनेट मिशन कितने सदस्यीय है? ये 3 सदस्यीय है। क्या सदस्यीय है? ये 3 सदस्यीय है, 3 मेंबर इसमें, यानी कि
एक व्यक्ति कौन है इसमें, यहां पर पैथिक लॉरेंस कौन है, एक व्यक्ति इसमें पैथिक लॉरेंस है, ये इसका अध्यक्ष, क्या नाम है, पैथिक लॉरेंस नाम है, ये इसका अध्यक्ष है। मैं पुनः इसको थोड़ा साफ लिख देता हूं आपके, क्योंकि कई बच्चे इसको नोट डाउन कर रहे हैं आपके। पैथिक लॉरेंस ये वाला, ये इसका आपके अध्यक्ष था पैथिक लॉरेंस यहां पर। और दूसरा मेंबर जो इसका है आपके, वो आपका यहां पर एवी अलेक्जेंडर है, ये मैंने आपको दिया अलेक्जेंडर है इसका, ये दूसरा मेंबर है इसका। और तीसरा इसका मेंबर है जो वो तीसरा मेंबर है जो वो स्टैफोर्ड क्रिप्स है। कौन है, स्टैफोर्ड क्रिप्स है। इसके बारे में मैं विस्तार से आपको एक अन्य वीडियो में चर्चा करूंगा। यानी मैं कह सकता हूं आपके शॉर्ट में यदि मुझे बताना हो यहां पर, तो मैं आपको याद कराने के दृष्टिकोण से इस पर मैं ऐसे चर्चा कर सकता हूं यहां पर कि एक व्यक्ति पैथिक लॉरेंस है, तो आप लोग याद करने के लिए यहां एक चालाकी कर सकते हैं, पीछे वाले वर्डों को, लॉरेंस को, यहां से अलेक्जेंडर को, यहां से क्रिप्स को ऐसे याद कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये एलएसी है, एलएसी यहां पर समझने के लिए, एल माने लॉरेंस, ए माने अलेक्जेंडर, सी माने क्रिप्स। मैं पुनः कहूंगा, यहां पर बताऊंगा एल माने लॉरेंस, ए माने अलेक्जेंडर और सी माने क्रिप्स। तो आप बताएंगे ये जो पैथिक लॉरेंस है, ये कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। कौन था ये इसका अध्यक्ष है इस मिशन का। और ये दोनों जो एसी दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दोनों कौन है, ये इसके सदस्य हैं। मैंने यहां लिखा है आपको समझाने के लिए, और मेरे कहने से नोट डाउन कर लेंगे। यानी कि अध्यक्ष कौन है, लॉरेंस है, ये अध्यक्ष चेयरमैन है इसका। और ये दोनों कौन है, एसी लिखा है, एसी माने अलेक्जेंडर और सी माने क्रिप्स। ये देख लेंगे आप यहां से। अब मैं बताऊंगा आपको वो बात जिसका आपको इंतजार होगा कि आखिर अगर ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन है, तो इस मिशन ने भारत में संविधान सभा के लिए जो यहां पर आगे प्रस्ताव रखा है यहां पर कि यहाँ के राजनेताओं से बातचीत की भारत में आगे, और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन, जो एटली हैं, उनके प्रस्ताव को भारत में रखा कि भाई आपके लिए कुछ एक संघीय भारत का निर्माण किया जाएगा अखिल भारतीय स्तर पर। और ये भारत जो विभाजित अवस्था में किसी भी प्रांत के लिए अलग से या किसी जाति के लिए या धर्म के लिए अलग से कोई संविधान सभा का निर्माण नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं, जो इससे पूर्ववर्ती मिशन आया था 1942 में, 1942 में, क्या नाम है उसका, उसका नाम क्रिप्स मिशन था। क्या नाम है उसका, क्रिप्स मिशन नाम था। अकेला जो कि क्रिप्स नाम का व्यक्ति, इस मिशन में वही व्यक्ति यहां भी शामिल किया गया है। ये वर्ष 1942 में आया था, जिसने कहीं ना कहीं ये कहा था कि जो संप्रदाय या जो धर्म के लोग कोई भी अगर इस संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहे, तो उसके लिए अलग से संविधान सभा का निर्माण कर दिया जाएगा आफ्टर वॉर। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद कोई भी अगर दल या कोई भी अगर धर्म का समुदाय, कोई भी कम्युनिटी, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो या सिख कम्युनिटी हो या ईसाई कम्युनिटी हो या एंग्लो इंडियन हो, तो अगर वो इस संविधान सभा में शामिल ना होना चाहे, जिसकी बात कर रहे थे युद्ध के बाद, अगर वो शामिल नहीं होना चाहेंगे तो उनके लिए अलग से संविधान सभा बना दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर के क्रिप्स मिशन फेल हुआ हमारे यहां से। लेकिन 1946 में जो हमारे यहां कैबिनेट मिशन आया है वर्ष 1946 में, इसने सारी बातों को नकार दिया। कहा पूरे भारत के लिए एक ही संविधान सभा बनेगी और जिसको शामिल होना हो वो शामिल हो, नहीं होना चाहे वो ना शामिल हो, लेकिन अलग अलग किसी समुदाय के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए संविधान सभा नहीं बनाई जाएगी। पूरे भारत के लिए एक ही संविधान सभा होगी। और इसी आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, ये क्वेश्चन आएगा कि किसकी सिफारिश पर, क्वेश्चन ऐसे आएगा, किसकी सिफारिश पर, ये क्वेश्चन बता रहा हूं आपके लिए जो बच्चे वनडे एग्जाम वाले हैं, किसकी सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ, किसकी सिफारिश भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ, ये वाला। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपके एग्जाम में, तो आपका उत्तर यहां से बनेगा कि हमारे यहां संविधान सभा का जो निर्माण हुआ है वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ। कैबिनेट, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण हुआ है। इसको आप रट लेंगे, क्वेश्चन आएगा कैबिनेट मिशन कब आया है, वर्ष 1946 में आया है, 1946 में आया है। कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे, तो कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन है, तो पैथिक लॉरेंस उसका अध्यक्ष है। 2 सदस्य कौन है, तो एवी अलेक्जेंडर है और एक स्टैफोर्ड क्रिप्स है, मैं लिख दिया वहां पर। दूसरा आएगा भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ, तो वो किसकी सिफारिश पर, किसकी रिकमेंडेशन पर, किसके सुझाव पर हुआ, तो आप बताएंगे कैबिनेट मिशन के सुझाव पर संविधान सभा का निर्माण हुआ। बिल्कुल रट लेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। इस क्रम में मैं आपको एक अन्य बात साझा करूंगा यहां से, जो हमारे यहां ये कैबिनेट मिशन आया है, तो आखिर इस संविधान सभा में कितने लोग होने थे, तो इस संविधान सभा में जो लोग होने थे उनकी संख्या रखी गई थी
389, कितनी कुल 389 सदस्य, 389 मेंबर होने थे। ये 389 लोग कैसे आएंगे, तो आप ये सामने को देखेंगे, बिल्कुल स्क्रीन पर ध्यान नहीं हटना चाहिए आपको। ये 389 लोग यहां से आएंगे आपके, और मैं बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, ये वाले इनमें उन्होंने कहा कि ये जो 292 सदस्य हैं यहां पर, इसी में से ये सदस्य आपके विभिन्न प्रांतों से, जो अंग्रेजों के अंडर में प्रांत थे, यहां पर प्रांत का मतलब मेरा राज्य से, जिसे आप प्रोविंस या स्टेट भी कहते हैं, आप लोग यहां से लिए जाएंगे। और 4 जो सदस्य होंगे, ये रहा, जो 4 सदस्य होंगे ये कमिश्नरी क्षेत्रों से आएंगे। कमिश्नरी का मतलब है जो अंग्रेजों के अंडर में जो कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे यहां पर, इसको आप लोग थोड़ा देख लेंगे यहां से, जो कमिश्नरी क्षेत्र थे आपके, यहां से 4 लोग यहां से लिए जाएंगे, कमिश्नरी क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे आपके। और जो शेष बचे 93 ये वाले, ये मेंबर जो होंगे सदस्य, ये कहां से आएंगे, ये देसी रजवाड़ों से आएंगे, देसी रियासतों से आएंगे। इसको हमारे यहां अंग्रेजी में प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। आपके यहां से लिए जाएंगे। अब इन्हें आप जोड़ दीजिए अगर आपको, तो 6 और 3 9 हो जाएंगे यहां पर, और ये 18 और आपका ये 389। मैं बता सकता हूं आपको यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कि इनकी संख्या 389 होगी आपके। ये किसने कहा है? संविधान सभा ने कहा। इसको रट के जाएंगे कि अगर संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, तो आप बताएंगे 292 सदस्य हैं। ये कहां से लिए जाएंगे? प्रांतों से। कैसे होंगे ये निर्वाचित होंगे, ये इलेक्टेड होंगे। तो अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि इन राज्यों के लिए चुनाव होगा बाकायदा, और आपके लिए बताता हूं 10 लाख की जनसंख्या पर, कितने पर? 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना था। यानी एक रिप्रेजेंटेटर जो होगा यहां आएगा सदन के भीतर, वो कितने लाख की आबादी पे होगा? 10 लाख की आबादी पे होगा। मैं फिर बता रहा हूं, संविधान का मैं संक्षिप्त परिचय करा रहा हूं, विस्तार से संविधान नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये एग्जाम वाली क्लास है। फिर बताता हूं आपको, ये 4 मेंबर कहां से आएंगे? ये कमिश्नरी क्षेत्रों से आएंगे। और जो 93 मेंबर हैं, ये देसी रियासतों से। कई बार बच्चे नहीं जानते, राजाओं के अधिकार में आने वाले क्षेत्र को रियासत कहते हैं, इसी को रजवाड़ा कहते हैं। और यहां से कितने लोग आएंगे? 93 लोग आएंगे। अब आपके लिए जो बड़ी काम की बात है वो ये है, इसको मैं आपके लिए यहां पर संक्षिप्त में बता देता हूं कि जो 4 कमिश्नरी क्षेत्र हैं, आखिर वो 4 कमिश्नरी क्षेत्र कैसे आपको याद करने, तो आप मेरे तरीके से याद कर लेंगे। एक जो क्षेत्र है आपका, वो अजमेर और कुर्ग है। अजमेर और यहां पर ये वाला अजमेर, और ये मारवाड़ वाला पार्ट है यहां पर। अजमेर मारवाड़ राजस्थान में पड़ता है आज हमारे, इसको याद कर लेंगे यहां से। और दूसरा पार्ट है जो, वो बलूचिस्तान है। कौन सा वाला है? बलूचिस्तान है, यानी ब्रिटिश बलूचिस्तान था। ये एक नाम था ब्रिटिश, या ब्रिटिश कर देता हूं क्वेश्चन में, यहां पर ब्रिटिश बलूचिस्तान वाला पार्ट था ये वाला, यहां से आएंगे। और तीसरा पार्ट था कुर्ग। ये कुर्ग वाला पार्ट कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ेगा। आज कहां पड़ेगा? ये आज कर्नाटक में पड़ेगा, इसको देख लेंगे आप लोग यहां से। और जो चौथा पार्ट है वो दिल्ली वाला पार्ट था। ये 4 क्षेत्र हमारे, ये कमिश्नरी क्षेत्र। कैसे क्षेत्र हैं ये? चारों कमिश्नरी क्षेत्र हैं। एक अजमेर है, एक बलूचिस्तान है, एक कुर्ग है, और एक दिल्ली है। ये 4 क्या हैं? ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र हैं। ये संविधान सभा में शामिल होने थे आपके। मैं आपको याद कराऊंगा इसको यहां से मेरी भाषा में ऐसे, A, B, C और D मैं याद कराऊंगा। A माने अजमेर, B माने बलूचिस्तान, C माने कुर्ग और D माने दिल्ली। A माने अजमेर, B माने बलूचिस्तान, C माने कुर्ग और D माने दिल्ली। यानी ABCD याद कर लेंगे और आपको चारों कमिश्नरी क्षेत्र याद हो जाएंगे। अब यहां पर दुख की बात यह है कि आखिर संविधान सभा का निर्माण होना है यहां पर, तो मैं बताऊंगा आपको बहुत महत्वपूर्ण बात आपके लिए कि जो संविधान सभा बनने जा रही है, इसमें ऐन वक्त पर, यहां पर ऐन वक्त पर जब चुनाव होने वाले, तो देसी रियासतों ने, ये देसी जो रजवाड़े हैं, जो देसी रियासत हैं, ये रही, इन देसी रियासतों ने शामिल होने से मना कर दिया। क्या कर दिया? शामिल होने से मना कर दिया। शामिल होने से मना कर दिया यहां पर। और जब मना कर दिया यहां पर, ये मैं लिख दिया, इन्होंने जैसे ही मना किया आपके, तो जो संविधान सभा में मैं बताऊंगा आपको कितने मेंबर है, 389 मेंबर है ये रहे। जब 93 चले गए इसमें से, तो इन सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 296 रह गई। कितनी रह गई? 296 लोग रह गए यहां पर, केवल 296। तो मैं बता देता हूं, अंत में इतने ही लोगों के लिए चुनाव हुआ, 296 के लिए चुनाव हुआ। और जब इनके लिए चुनाव हुआ, तो जो चुनाव बना हमारे यहां पर, वो चुनाव का मामला इस तरीके से बना। यहां देखेंगे, जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है ये रही, जो कांग्रेस पार्टी है उसको कितनी सीटें मिली? 208 सीटें मिली। यहां पे कितनी सीटें मिली? 208 सीटें मिली। और जो तत्कालीन मुस्लिम लीग जो अपना ढिंडोरा पीट रही थी कि हम मुस्लिमों का नेतृत्व करता है और हमसे ऊपर कोई भी नहीं है,
इसको 73 सीटें मिली। कितनी सीटें मिली? 73 सीटें मिली। और जो अन्य लोग रह गए, जो अदर लोग रह गए, उन्हें आपके 15 सीटें मिली यहां पर आपके। इस तरीके से ये आपके 296 सीटों के लिए चुनाव हो गया यहां पर आपके। और आप देख लेंगे यहां पर संविधान सभा में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत सिद्ध हुई और कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को ऐसा लगा कि वो संविधान सभा में कमजोर पड़ जाएंगे। अब मुस्लिम लीग ने यहां परिणाम आने के बाद और अगस्त में यहीं पर मैं बताऊंगा आपको डेट को, और डेट को साझा करूंगा क्योंकि वो डेट कोई मामूली डेट नहीं है, वो डेट खास है आपके लिए। और वो डेट यहां पर आएगी आपके, यहां मैं यहां बताऊंगा आपके लिए। ये वो डेट है 16 अगस्त 1946। इसको भूलेंगे नहीं आपको, आजादी से लगभग 1 वर्ष पहले। और इन्होंने कहा अब हमें पाकिस्तान चाहिए, उससे कम हमें कुछ स्वीकार नहीं है। और उन्होंने कहा यहां पर, यहीं पर डायरेक्ट एक्शन डे क्या मनाया उन्होंने? डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, ये वाला डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। इसे कहते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। क्या कहा? प्रत्यक्ष कार्यवाही या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहते हैं इसको यहां पर। ये आप रट लेंगे यहां से। इसे कहते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही। मेरी भाषा में इसको मैं अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहता हूं ये डायरेक्ट एक्शन डे, जिसके तहत डेड हुए लोग, डेड हुए, ये डायरेक्ट एक्शन डे है। डेड हुए और बड़े पैमाने लोग मारे गए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वही कार्रवाई है जहां मुस्लिम लीग ने कहा लड़कर लेंगे मरकर लेंगे, हमें चाहिए पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से कहो हमें कुछ स्वीकार नहीं है। और इन्होंने ये खेल क्यों खेला? क्योंकि संविधान सभा में इनकी स्थिति अत्यंत कमजोर थी और इस कमजोर स्थिति का इन्होंने हवाला दिया और कहा ये संख्या कितनी है? 73। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भारतीय लोगों का विश्वास नहीं जीत पाए, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा हमारे साथ धोखा हुआ, छलावा हुआ है और हमारे साथ ये सीटें कम, हमें पहले से ही ये हमारे धोखापूर्ण आई सीटें आपके। और उसने संविधान सभा से अलग होने की मांग की कि अब हमारे लिए अलग संविधान सभा चाहिए। और 16 अगस्त 1946 को पूरे भारत में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए बताया तो एक क्वेश्चन यहां पर, इन्हीं के दौरान जो नोआखली के दंगे, कौन से दंगे हैं? ये वाला नोआखली के दंगे, इनको नहीं भूलेंगे। नोआखली के दंगे ये इन्हीं ये दंगे हैं, इसको आप नोट डाउन करेंगे यहां पर। ये दंगे नहीं भूलेंगे यहां से, ये दंगे बड़े महत्वपूर्ण थे, इसी दौरान हुए थे। और कहां नोआखली? ये बंगाल में स्थित क्षेत्र थे, क्षेत्र आपके। आज वर्तमान में ये आज जो क्षेत्र नोआखली वाला, ये बांग्लादेश में पड़ता है आज, और सब बंगाल हुआ करता था, उसका हिस्सा है। इन्हें बोलते हैं नोआखली के दंगे, इसे याद कर लेंगे। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा अब आपके, जब हमारे लिए संविधान सभा बनी हमारे यहां, तो उस संविधान सभा में यहां पर जो पहली बैठक हुई, यहां से बात करूंगा मैं आपसे, जो पहली बैठक हो रही है संविधान सभा की यहां पर, ये वाली संविधान सभा की, तो पहली बैठक यहां पर 9 दिसंबर, ये रही 9 दिसंबर 1946 को हुई। ये आप याद करके जाएंगे। और कहां हो रही है बैठक? ये बैठक दिल्ली में हो रही है। ये सब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लेंगे। इसमें मैं बताऊंगा मैं आपको, इस बैठक के जो पहले अध्यक्ष हैं कौन है? इस बैठक के जो पहले, ये बहुत नॉर्मल बात है, कोई खास बात नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है। इसके जो पहले अध्यक्ष हैं कौन है? वो सच्चिदानंद सिन्हा है। कौन है वो सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं। इसको आप मेरे कहने से नोट डाउन कर लेंगे, ये पहले अध्यक्ष हैं इसके। और मैं बताऊंगा आपको इस क्रम में कि यहीं से जो बड़ा परिवर्तन आया 11 दिसंबर, यहां पर ये बड़ी डेट है, 11 दिसंबर यहां पर 1946 को यहां पर इस सभा के जो अगले अध्यक्ष बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो बाद में देश के महानतम राष्ट्रपति हुए आपके। आपका योगदान बहुत तगड़ा है। डॉक्टर राजेंद्र जो प्रसाद हैं आपके, वो इसके अध्यक्ष बनाए गए आपके यहां पर। इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। राजेंद्र प्रसाद जी हमारे जो बहुत दिग्गज हैं हमारे और पुरोधा हैं, और आप इस सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। ये मैं लिख दिया आपके लिए, आप इस सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। और सच्चिदानंद सिन्हा कैसे हैं? ये अस्थायी अध्यक्ष हैं, लेकिन पहले हैं। तो आप देख लेंगे अगर आएगा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन है, क्या मारेंगे? सच्चिदानंद सिन्हा, ये मार कर आएंगे आप लोग यहां से। लेकिन पहले स्थायी अध्यक्ष कौन है, तो क्या मारेंगे आपके? ये मार कीजिए आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस क्रम में मैं आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण और तगड़ी बात साझा करूंगा आपके लिए, यहीं पर करूंगा साझा। और वो बात महत्वपूर्ण ये है आपके कि जो 13 तारीख को यहां पर ये काम की बात है आपके, 13, इसको याद कर लेंगे, 13 दिसंबर 1946 को यहां जो हमारे पंडित नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये वाले, आपने इसी संविधान सभा में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया और संविधान सभा के सामने
अपने प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्तावों को प्रस्तुत कर दिया। उद्देश्य इन प्रस्तावों को प्रस्तुत किया। इन्हें मैं यहां लिखूंगा ऑब्जेक्ट, ये लिख दिया मैंने आपके, ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन भी कहते हैं। अंग्रेजी क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन कहते हैं अंग्रेजी में इसको। इनको आप दोनों नोट डाउन करेंगे मेरे कहने से, क्योंकि कई बार ये वर्ड अंग्रेजी में पूछा गया है। ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन कौन लेकर आया? तो उद्देश्य प्रस्तावों को जो प्रस्तुत करने वाले थे कौन थे? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इस क्वेश्चन को आप यहां से याद करके जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां से क्या कर लेंगे 13 दिसंबर 1946 को, और यहीं से संविधान की कार्यप्रणाली स्टार्ट हो गई और यहीं से संविधान का कार्य प्रारंभ हुआ। अब मैं बताऊंगा आपको इस अगले पन्ने में बताऊंगा कि जो हमारे यहां पर संविधान के प्रस्तावना है, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन संविधान में पूछे जाते हैं, यहां से कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन यहां से प्रस्तावना से भी पूछे जाते हैं। इसे बोलते हैं प्रियम्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रियम्बल बोलते हैं। इसको आप लोग देख लेंगे, और इसी को उद्देशिका भी कहते हैं। अब यहां उद्देशिका से प्रश्न यह है कि इस उद्देशिका से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, तो बताता हूं। उद्देशिका 2 प्रकार क्वेश्चन आते हैं आपके यहां से। मैं फिर कहूंगा ये एग्जाम वाली क्लास है, इस चैनल को आप ढंग से देखते चलेंगे, पूरी बातों लिखते जाएंगे आपके। इसको विस्तार से मैं चैप्टर बाय चैप्टर अगली क्लासों में, अगले वीडियोज में आपको बताऊंगा। आपको फिलहाल मैं एग्जाम के दृष्टिकोण से मेन बातें साझा कर रहा हूं, क्योंकि ये आप लोग पेपर देने जा रहे हैं तो आपको संक्षिप्त में ही बहुत सारा मसाला चाहिए। वैसे मेरी भाषा तो ये है, जीएस को पढ़ना है तो विश्लेषण करना है, इसलिए मैं कह रहा हूं यहां पर तो मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं, क्योंकि अभी आपको एग्जाम देना है। एग्जाम देकर आएंगे और लगभग क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। आपके प्रस्तावना से क्वेश्चन आता है आप एग्जाम में, यहां से वो ये आएगा कि प्रस्तावना जो हमारे यहां पर है, तो एक ये क्या है प्रस्तावना? तो ये पहला वर्ड है हम भारत के लोग। यहां हम भारत के लोग, ये वर्ड है हम भारत के लोग। एक क्वेश्चन आता है यहां से कि हमारे संविधान का मूल स्रोत क्या है? स्रोत क्या है यहां से? तो आप बताएंगे जो भारत की जनता है, जो भारत के लोग हैं, ये पूरा इसका स्रोत है। पूरे मैं बताऊं संविधान का निर्माण लोगों के लिए हुआ, लोग संविधान के लिए नहीं बने, ये इंपॉर्टेंट है। यानी पूरा इसका स्रोत जो है वो कौन है? वो लोग हैं हमारे, हम भारत के लोग। एक क्वेश्चन आएगा हमारी प्रस्तावना अब तक ये रहा, अब तक कितनी बार, ये रहा, अब तक कितनी बार, ये रहा, कितनी बार संशोधन हुआ? ये क्वेश्चन आएगा अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है यहां पर। तो आप बताएंगे हमारे संविधान की प्रस्तावना अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो ये इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर अब तक केवल एक बार। कितनी बार? केवल एक बार, केवल एक बार संशोधन हुआ है। इसको याद कर लेंगे यहां से। अब तक हमारी प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, और वो संशोधन कब हुआ है? वो संशोधन वर्ष 1976 में हुआ है, और ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। इसका मतलब होता है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। और उस समय आपकी प्रस्तावना 3 शब्द जोड़े गए। एक शब्द का नाम है पंथ निरपेक्षता। मैंने पीछे बताया, स्टार्टिंग यहीं से कराई है मैंने आपको। पंथ निरपेक्षता, हमारे राज्य द्वारा किसी एक धर्म को महत्व नहीं दिया जाएगा, सभी धर्मों को समान रूप से महत्व दिया जाएगा। दूसरा वर्ड है समाजवाद, यानी कि सोशलिज्म, ये वर्ड है। और तीसरा वर्ड है आपके अखंडता। ये 3 वर्ड आपकी प्रस्तावना में जोड़े गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए बता देता हूं, पंथ निरपेक्षता इंपॉर्टेंट है, समाजवाद इंपॉर्टेंट है, अखंडता इंपॉर्टेंट। 3 वर्ड जोड़े गए। तो आप बताएं कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए आपको वर्ष 1976 में। इन्हें आप याद कर लेंगे। अब मैं आपको जब विस्तार से चर्चा कराऊंगा, तो बेरूबारी केस क्या है, केशवानंद भारती बनाम केस क्या है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और बेरूबारी केस क्या है, बेरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये क्या, इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं बताऊंगा आपको प्रस्तावना क्वेश्चन आएगा, और आपके एग्जाम के लिए जो बड़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे संविधान को जो बनाने में, यहां पर बनाने में जो समय लगा है, जो समय लगा है, यहां देखेंगे वो बहुत नॉर्मल है यहां पर, और वो आपके लिए खास बात है। तो यहां लिख लेंगे आप लोग 2 वर्ष, यहां पर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, इतना समय लगा है। मैं कह सकता हूं लगभग 3 वर्ष का समय लगा है इस संविधान के निर्माण में आपके। और आप देख लेंगे यहां पर कि इस संविधान को यहां पर 26 नवंबर 1949 को यहां पर अंगीकृत, ये वर्ड देखेंगे आप लोग, इसे अंगीकृत यानी कि इसे एडॉप्ट किया गया। क्या किया गया? इसको एडॉप्ट, अंग्रेजी बोलेंगे। संविधान को एडॉप्ट कब किया गया? तो आप बताएंगे 26 नवंबर 1949 को, यानी कि संविधान को जो स्वीकार करने वाली डेट है, तो यहां स्वीकार किया गया है
इसको आप भूलेंगे नहीं। मैं इसको यहां से 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया है, अंगीकार किया गया। ये वर्ड एक ही है, स्वीकार करना, अंगीकार करना, एडॉप्ट करना, ये सब एक ही बात है। लेकिन संविधान को लागू कब किया गया है, तो आप करेंगे संविधान को, अगर यह आएगा संविधान को लागू कब किया गया है, ये वाला प्रश्न आएगा, तो आप बताएंगे 26 जनवरी 1950 को, यहां कर देंगे। यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया यहां पर। ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके लिए बड़ी खास बात है। संविधान को स्वीकार करना आएगा तो 26 नवंबर मारेंगे, और लागू करना आएगा तो 26 जनवरी 1950 बताएंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको ये बात बताऊंगा आपको कि आखिर हमारे इस संविधान में कितने भाग हैं। तो हमारे संविधान में यहां पर कुल 22 भाग रखे गए स्टार्टिंग में, और कितने अनुच्छेद रखे गए यहां पर, तो आप देखेंगे कुल अनुच्छेद 395 ये रखे गए। और जो अनुसूचियां हैं, यानी कि जो शेड्यूल हैं, अनुसूचियां, यहां देखें आप लोग, जो है जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या 8 रखी गई। कितनी रखी गई? 8 अनुसूचियों की। तो आप देखेंगे यहां पर कि हमारे यहां पर बाद में इसी में परिवर्तन हुआ यहां पर, और जो भाग की संख्या बढ़कर बाद वाले वर्षों में 25 हो गई। कितनी हो गई? ये 25 भाग हो गए आपके, और यहां पर ये बढ़कर के 450 से अधिक हो गए, और इनकी संख्या 12 हो गई। यानी आपसे कहा जाए कि वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं, शेड्यूल हैं, वो कितनी हैं, तो आप बताएंगे उनकी संख्या 12 है। इनको आप याद करके जाएंगे, क्योंकि आपके वनडे एग्जाम के लिए 25 भाग हैं वर्तमान में, 450 से ज्यादा अनुच्छेद आर्टिकल हैं, और 12 अनुसूचियां हैं। आप याद कर लेंगे यहां से। अब मैं बताऊंगा आपको कुछ भाग आपके लिए ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े खास हैं आपके लिए, उन्हें आप याद कर लेंगे। जैसे मैं अगर एक भाग पर चर्चा करूं आपसे, हमारे एग्जाम में आने वाले पार्ट जो अक्सर आते हैं हमारे यहां पर, वो यहां से आ जाता है कई बार क्वेश्चन। जो संविधान का भाग पहला जो एक है यहां पर, वो संघ और राज्य की बात करता है, संघ और राज्य की बात करता है। यहां से संघ और राज्य की बात करेगा यहां से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं भाग पर चर्चा थोड़ा सा और कर दूं आपके, जो अक्सर एग्जाम पूछा जाएगा आपसे। वो भाग आपका 2 है। कौन सा भाग है वो भाग 2 है, क्योंकि वो उसमें नागरिकता संबंधी बातों का उल्लेख किया गया। तो ये आपको यहां से रट के जाना 2 से। इसके अलावा जो भाग 3 है, इसको भी छोड़ेंगे नहीं आपके, क्योंकि ये मूल अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ भाग है। ये वाला फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार यहां पढ़ेंगे। और जो भाग 4 है ये वाला, इसमें कोई खास बात है, यानी कि राज्य के नीति, ये राज्य के नीति निदेशक, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। हम लोग डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनको आप याद कर लेंगे। यानी भाग 1 आएगा तो संघ राज्य बताएंगे, भाग 2 आएगा तो नागरिकता बताएंगे, भाग 3 आएगा तो मूल अधिकार बताएंगे, और भाग 4 आएगा तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनको तो आप रट के जाएंगे यहां से। इसके अलावा मैं बताया था आपको जो और महत्वपूर्ण है, जो भाग 4A है। कौन सा? जो भाग 4A है, ये बात करता है मौलिक कर्तव्य की। थोड़ा सा यहां से देख लेंगे, ये बात मौलिक कर्तव्य की करता है। यानी कि ये भाग हमारे मूल संविधान में नहीं था। हमारे संविधान लागू हुआ था, उस मूल कर्तव्य में इसका उल्लेख नहीं हुआ था, लेकिन इस वाले भाग को हमारे यहाँ वर्ष 1976 में या 42 में संविधान संशोधन अधिनियम, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है आपको यहां पर, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42 में संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया, और इसको पूरे भाग 4A में यहां पर, और संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 51 के A में इसे जोड़ दिया गया आपके। और हमारे यहां जब इनको लाया गया, तो हमारे यहां लाने के लिए इसके लिए एक कमेटी बनी, सरदार स्वर्ण सिंह, ये नाम है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी, और इनकी सिफारिश पर ही इन्हें हमारे संविधान में शामिल किया गया। क्या नाम है? सरदार स्वर्ण सिंह नाम है, इसको याद कर लेंगे यहां से। और जिस समय इनको शामिल किया गया है, तो उस समय इनकी संख्या कितनी है आपके? तो उस समय इनकी संख्या केवल 10 थी। कितनी थी? 10 थी इनकी संख्या केवल आपकी। इनकी संख्या बता दी है मैंने आपको, किसकी मूल कर्तव्यों की। यहां पर ये नागरिकों के लिए, किसके लिए? ये नागरिकों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए। आप जानते हैं ये नागरिकों को प्राप्त होने वाले ये मूल कर्तव्य नागरिकों को दिए गए। और ये कहां से लिए गए थे? ये सोवियत संघ से। कहां से लिए गए? ये सोवियत संघ से लिए गए, यानी कि उस समय बोलते हैं यूएसएसआर। और इसको आज कहीं ना कहीं रूस के तौर पर भी देखा जाता है। देख लेना पेपर में, अगर रूस आएगा तो रूस सही है, अगर ये सही नहीं आएगा तो फिर आपके सोवियत संघ सही है। क्योंकि आप जानते हैं जो रूस आज वर्तमान में सोवियत संघ का नेतृत्व कर रहा है, इसको देख लेना, यहां से इंपॉर्टेंट है। सोवियत संघ है, सोवियत संघ सही है।
और सोवियत संघ रूस आएगा तो रूस सही है। ये मूल कर्तव्य हमारे यहाँ। अगर एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पर कि वर्तमान समय में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो आज मूल कर्तव्यों की संख्या हमारे यहाँ कितनी हो गई है, इनकी संख्या हमारे यहाँ 11 हो गई है। और जो 11वां मूल कर्तव्य है वो काय के लिए, वो शिक्षा से संबंधित है। अर्थात 11 मूल कर्तव्य ये कब जोड़ा गया, वर्ष 2002 में। यहाँ पर वर्ष 2002 में, यानी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये वाला 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इस समय प्रधानमंत्री कौन है देश के, यहां प्रधानमंत्री देश के बताया था थोड़ा सा। यहां प्रधानमंत्री देश के हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, ये बहुत दिग्गज अटल बिहारी वाजपेयी देश के पीएम है यहाँ पर। जब इसको 11वें इसको लाया गया यहाँ पर मूल कर्तव्य को, यहाँ आप प्रधानमंत्री हैं। और जब ये मूल कर्तव्य संविधान में ये शामिल किए गए, कौन से वाले, 1976 में जब पहली बार शामिल किया गया था इनको, तो उस समय देश की पीएम हमारे यहाँ हुई है वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। यहाँ पर इसको देख लेंगे, यहाँ पर इंदिरा गांधी। ये कई बार पूछा गया है कि उस समय देश की पीएम कौन थी, तो आप देख लेना यहाँ पर इनको मूल कर्तव्यों को। हमारे यहाँ जो मूल कर्तव्य है वो उनकी संख्या आपके कितनी हो चुकी है, आपके अब 11 है। अब पूछा जाएगा मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने रहे, तो आप बताइए मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। मूल कर्तव्य को वर्ष 1976 में लिखा है आपके, मैंने यहाँ ऊपर लिख के बताया आपको, ये रहा वर्ष 1976 में शामिल किया गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। और इन्हें अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको रट के जाएंगे। मैं आपको थोड़ी सी एक बात और साझा करूंगा आप लोगों से यहाँ पर, कि हमारे यहाँ कई बार जो कुछ क्वेश्चन अनुसूचियों से आएंगे। कहां से आएंगे, अनुसूचियों से आएंगे क्वेश्चन आपके, अनुसूचियों से। अभी मैं भाग के बारे में आगे चर्चा करूंगा, कुछ बात अधूरी रह गई है वो आगे लेके जाऊंगा आपको। मैंने कहा इस वीडियो पे लगातार बने रहेंगे, वीडियो को पूरा छोड़ेंगे नहीं, अंत तक इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि मैं वनडे के लिए एग्जाम वाली क्लास है, बहुत खास है आपके लिए। इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, संक्षिप्त में भले ही पढ़ा रहा हूं लेकिन यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। अनुसूचियों की संख्या हमारे यहाँ वर्तमान में 12 है। अनुसूची को हमारे यहाँ शेड्यूल कहते हैं, आपको आप जानते होंगे। और इसमें कुछ अनुसूचियां बड़ी महत्वपूर्ण, जैसे एक अनुसूची आती है कि हमारे यहाँ पर जो शपथ का प्रावधान है, शपथ का, काय का, शपथ का, शपथ को हमारे यहाँ ओथ बोलते हैं। इस शपथ का प्रावधान कहां हुआ है, इसको ओथ कहते हैं, अंग्रेजी क्या कहते हैं, इसे अंग्रेजी ओथ कहते हैं। तो आप बताएंगे ओथ का प्रावधान कहां हुआ है, संविधान की तीसरी अनुसूची। कहां हुआ है, तीसरी अनुसूची में हुआ है। कहां पर हुआ है, संविधान की तीसरी अनुसूची, 3rd शेड्यूल में इसका उल्लेख हुआ है, काय का, शपथ का। मैं बताऊंगा आपको यहां पर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण, जो संविधान की चौथी जो 4th शेड्यूल है, ये वाला, ये एग्जाम में अक्सर आती है आपके। तो आप बताएंगे इसमें काय का उल्लेख हुआ है, राज्यसभा की सीटों, राज्यसभा की सीटों, राज्यसभा की सीटों के बंटवारे के बारे में, सीटों के बंटवारे के बारे में, सीटों के बंटवारे के बारे में उल्लेख हुआ है। यहां से राज्यसभा सीटों बंटवारे के बारे में, इसको आप क्या लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द राज्यसभा सीट्स, इसका उल्लेख हुआ है यहां पर रट लेंगे इसको। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपके लिए बताने वाली। और इसके अलावा अनुसूची से क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में, वो 6वीं से आता है। कौन से आता है, वो 6वीं अनुसूची है, इसको आप याद करेंगे यहां से। और 6वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, जो हमारे यहां पर असम, ये वाले असम, ये याद करके आएंगे, त्रिपुरा, ये काम की बात है। और जो मेघालय है, ये रहा मेघालय, और जो मिजोरम है यहां पर, इससे संबंधित मिजोरम, इन 4 जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य, इनके प्रशासन के बारे में जो उल्लेख दिया गया है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ स्पेशल प्रावधान किया है प्रशासन के बारे में, वो संविधान की 6वीं अनुसूची में उल्लेख हुआ है। इसको आप देख लेंगे यहां से, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको, हमारे यहां पर जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है वो 7वीं अनुसूची में, कहां पर हुआ है, 7वीं अनुसूची में हुआ है आपके। और आप जानते हैं 7 में 3 सूचियां यहां पर, कितनी सूचियां, 3 सूचियां हैं। एक का नाम है संघ सूची, एक का नाम है राज्य सूची, और एक का नाम है समवर्ती सूची। इसको आप यहां से याद करके जाएंगे, ये हमें कहां मिलेंगी, ये सारी की सारी हमें संविधान की 7वीं अनुसूची मिलेगी। संघ सूची, राष्ट्र, संघ, राज्य और समवर्ती, यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। हम कहते हैं यूएससी कहते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं आपको एक बात और बताऊंगा यहां पर, इसी अनुसूची वाले पार्ट में, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो हमारे यहां संविधान में 9वीं अनुसूची है, कौन सी, 9वीं अनुसूची, ये वाली 9th शेड्यूल है जो आपके, ये वाली 9th शेड्यूल है, यानी कि अनुसूची है जो, ये हमारे यहां वर्ष 1951 में यहां पर 1951 में जोड़ी गई है आपके, यानी कि ये पहले अनुसूची नहीं थी। और इसको प्रथम, फर्स्ट, ये वाला प्रथम संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके अंतर्गत जोड़ा गया पहले।
और इसको आप याद कर लेंगे। यहां से क्वेश्चन आया है कि प्रथम संविधान संशोधन से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो बताएंगे 9वीं जोड़ी गई है। और इस अनुसूची में हमारे यहाँ जो भूमि संबंधी सुधार हैं इनका बहुत ज्यादा उल्लेख हुआ है। भूमि संबंधी सुधारों का, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म का, इसको आप देखकर जाएंगे। इसके अलावा जो आपके एग्जाम में एक कई बार हमारे यहाँ ये 11वीं और ये 12वीं ये हमारे यहाँ पूछी गई हैं, तो मैं आपके लिए महत्वपूर्ण चर्चा कर रहा हूं। ये 11वीं का संबंध पंचायतों से, इसको आप याद कर लेंगे यहां से, पंचायतों से। और जो 12 है इनका संबंध नगरीय प्रशासन से, नगरीय, यहां से नगरीय प्रशासन से संबंध है इसका, इसको आप लोग देख के जाएंगे। यहां से बड़ी महत्वपूर्ण है नगरीय प्रशासन का। इनको देखें, पंचायत आएंगी तो मारेंगे 11वीं और नगर आएंगे तो मारेंगे 12वीं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। एक क्वेश्चन आप एग्जाम में अभी मैं देख रहा हूं हाल में, स्रोत से पूछा जाता है कि संविधान के स्रोत कहां से लिए गए। तो इस वाले पार्ट को देख लेंगे। कुछ 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण पूछी जाती है। एक तो पूछा जाता है कि हमारे यहां पर जो संसदीय शासन व्यवस्था है, कौन सी? संसदीय शासन व्यवस्था, ये संसदीय शासन प्रणाली, ये कहां से ली गई है? तो आप देखेंगे ये पूरी प्रणाली कहां से ली गई है आपके, ये पूरी प्रणाली हमारे यहां ब्रिटेन से ली गई। कहां से ली गई है? ये पूरी प्रणाली हमारे यहां ब्रिटेन से ली गई है। ये वाली संसदीय यानी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे जो हमारे यहां जो विधि का शासन है वो कहां से लिया गया है? वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, जो एकल नागरिकता वाला कौन सा, ये वाला एकल नागरिकता, ये वाला, तो जो सिंगल सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट है ये वाला, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। तो आप लोग मेरे कहने से दोनों पॉइंटों को ब्रिटेन से लिए गए, पार्लियामेंट्री सिस्टम और एकल नागरिकता दोनों हमने ब्रिटेन से लिए हैं। इस क्रम में आप देखेंगे कि जो अमेरिका है, यूएसए, यहां से यूएसए से भी हमने कुछ लिया है आपके। जैसे आप काम का प्रश्न है यहां पर, ये वाला, जैसे उपराष्ट्रपति का पद है, ये वाला उपराष्ट्रपति का जो पद है वो यहां से हमने लिया है, इसे देख के जाएंगे। इसके अलावा जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, ये हमने अमेरिका से लिए हैं, इन्हें भी आप लोग देख लेंगे यहां से, ये चुराए गए। इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको स्वतंत्र और निष्पक्ष, ये रहा स्वतंत्र और निष्पक्ष जो न्यायपालिका है, क्या न्यायपालिका, मजबूत न्यायपालिका, ये हमने अमेरिका से ली है। इसको आप यहां से याद करके जाएंगे क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला प्रश्न। इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर आपके, कि जो हमारे यहां पर ये वाला जो आयरलैंड है, कौन? आयरलैंड है ये वाला। तो आयरलैंड से जो तत्व है कौन से वाले? राज्य के नीति, अभी बताया था मैंने आपको, राज्य के नीति जो निदेशक तत्व है ये भी आपके कहां से लिए गए? आपके ये भी आपके आयरलैंड से लिए गए आपके। ये तत्व को देख लेंगे आप लोग यहां से, ये बड़े महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में आने वाले। तो आप बताएंगे आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए, यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन्हें आप देख लेंगे। इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। मैं बताऊंगा आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर जो आपको थोड़ा औरों से अलग करेगी और बड़ी स्पेशल बात है वो, कि हमारे यहाँ जो आपातकालीन व्यवस्था है, कौन सी? आपातकालीन प्रावधान, जो इमरजेंसी प्रोविजन है ये वाले, ये हमने कहां से लिए हैं? तो आप देखेंगे ये पूरे प्रावधान हमने जर्मनी से लिए हैं। ले आप लोग नहीं जानते होंगे इस जर्मनी का पहले नाम क्या था? वाइमर गणतंत्र। तो आपके एग्जाम में वो जर्मनी नहीं देगा, वो आपको पूछेगा इन्हें कहां से लिया गया है, तो आपको फंसाने के लिए वो आपको वाइमर गणतंत्र देगा। तो वाइमर गणतंत्र और जर्मनी एक ही बात है, इन्हें आप रट के जाएंगे, इमरजेंसी प्रोविजन यहां से लिए गए। इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको जो अगली बात है, संविधान में, ये संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, कौन सी? संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो हमने कहां से ली है? तो आप देख लेंगे प्रक्रिया कहां से ली हमने आपके, ये हमने दक्षिण अफ्रीका, यहां से, ये दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिए आपके, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिए इसको। कौन सी व्यवस्था ली हमने? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, इसको आप याद कर लेंगे और ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक बात और मैं साझा करूंगा आप लोग यहां से, जो हमारे यहां समवर्ती सूची, कौन सी? जो समवर्ती सूची है ये वाला, कॉनकरेंट लिस्ट है ये वाली समवर्ती सूची है, ये हमने कहां से ली है आपके? ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसको आप देख लेंगे थोड़ा सा यहां से। और एक बार आपके जो बता दूंगा यहां पर, जो अवशिष्ट सूची है, कौन सी? जो रेजिडुअरी पावर है, जो अवशिष्ट सूची है ये वाली, ये हमने कहां से ली है? तो ये हमने कनाडा से ली है। आप लोग इसको यहां से याद करके जाएंगे, ये कनाडा से ली है आपके। ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं, इनके बारे में बताऊंगा। अब जब विस्तार से चर्चा करूंगा संविधान के पन्नों से, तो वहां बात करूंगा चैप्टर बाय चैप्टर। लेकिन मैं आपके लिए चूंकि एक क्लास, चूंकि मैं बता रहा हूं आपको ये एग्जाम वाली क्लास है, इसलिए इस क्लास को मैं बहुत जल्दी और संक्षिप्त में बताऊंगा, आपको बताने प्रयास भी कर रहा हूं इस दिशा में। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से अभी धन विधेयक से आया है। कहां से आया है? धन विधेयक से क्वेश्चन आएगा, मैं इस पर चर्चा करूंगा अभी आपसे। इसके अलावा बात करूंगा आपसे मैं
वित्त विधेयक पर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वित्त विधेयक पर बात करूंगा आपसे। इसके अलावा मैं बात करूंगा आपसे विनियोग विधेयक पर। कौन से विधेयक पर? विनियोग विधेयक पर बात करूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? विनियोग विधेयक। और अंत में बात करूंगा मैं आपसे यहीं पर संविधान संशोधन विधेयक। कौन सा? संविधान संशोधन विधेयक। ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खास क्वेश्चन है आपके, इन पर बात होना लाजमी है। मैं आपको बताऊंगा इन चारों बातों पर मैं आपसे चर्चा करूं, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको अब बताऊंगा उन पहलुओं के बारे में जहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आना तय है। अब मैं बात करूंगा आपसे इस जगह पहले, इनमें बात मैं आपको आगे करूंगा। मैंने कहा वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन चारों पर मैं आपसे बारी बारी चर्चा करूंगा। जो हमारे यहाँ एक पार्ट है, कौन सा? कार्यपालिका। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पार्ट है हमारे यहाँ विधायिका जो कानूनों का निर्माण करती है यहां से, और एक पार्ट है हमारे पास न्यायपालिका जो कि न्याय का कार्य करती है यहां से। यहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम बनता है। अब मैं बताऊंगा आपको कि इन तीनों को मैं पढ़ाऊं उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ जो मूल अधिकार हैं और डीपीएसपी हैं वहां से क्वेश्चन कौन सा बन सकता है। इसको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन इसको पढ़ाऊंगा उस क्रम में ये क्वेश्चन यहां से आएगा। लेकिन फंडामेंटल राइट से अभी हमारे यहां पर जो भाग 3 है, ये वाला भाग 3 से क्वेश्चन कौन कौन से बने भाग 3 से। तो पहली बात तो ये बात है कि हमने जो भाग 3 है यानी कि इसका संबंध काय से? मूल अधिकारों। किससे है? इसका संबंध मूल अधिकारों से है, यानी मौलिक अधिकारों से, यानी फंडामेंटल राइट से इसका संबंध है। यहां से ये हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? तो आप बताएंगे इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक हुआ है। कहां पर हुआ? 12 से 35 तक इनका उल्लेख हुआ है। और मैं बताऊंगा आपको कौन हमारे संविधान में प्रारंभ में जो मूल संविधान था, यानी वर्ष 1950 वाला, जिस समय संविधान को हमने लागू किया था, तो उस समय हमारे संविधान में इनकी संख्या कितनी थी? तो संख्या आएगा तो आप बताएं, संख्या थी इनकी 7। ये पहली बात है, बड़ी बहुत शालीनता से बहुत अच्छे से बता रहा हूं, सहज अंदाज में ये आपको रट के जाना है। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे ये 7 मूल अधिकार हमारे यहाँ, कौन सा मूल अधिकार था जिसकी मौत हो गई, जो समाप्त कर दिया? वो संपत्ति का अधिकार रहा, जिसको हमने अपने यहां से समाप्त कर दिया मूल अधिकारों की श्रेणी से। और मैं बताऊंगा आपको कि संपत्ति के अधिकार को जैसे हमने समाप्त किया तो उस समय हमारे यहाँ किस पार्टी की सरकार थी? उस समय जनता पार्टी की सरकार थी हमारे यहाँ। और वो संशोधन कब हुआ है? वर्ष 1978 में हुआ है वो संशोधन आपके। और क्या नाम है उसका? उसका नाम है 44वां, ये वाला 44वां ये वाला 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। यानी वर्ष 1978 में जनता पार्टी के पीएम थे उस समय आपके मोरारजी देसाई। ये क्वेश्चन पूछा है, मोरारजी देसाई उस समय पीएम कौन थे देश के? तो आप बताएंगे ये वाला। इस संशोधन के द्वारा इस संपत्ति का राइट टू प्रॉपर्टी को हमारे यहां से हटाया गया मूल अधिकार से, और इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके क्या बना दिया? इसे एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया? सामान्य, इसे कानूनी अधिकार बना दिया, यानी कि फंडामेंटल राइट से इसे एक सामान्य विधिक अधिकार यानी लीगल राइट बना दिया। क्या बना दिया? लीगल राइट बना दिया। और इसे संविधान के अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया यहां पर। तो इसको आप मेरे कहने से याद करके जाएंगे कि आखिर संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये कानूनी अधिकार है। और कौन से आर्टिकल में? 300 के ए में, 300 के ए में इसका उल्लेख हुआ है। अब वर्तमान में ये एक सामान्य सा कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है, अर्थात ये लीगल राइट है। इसको याद करके जाएंगे। इसके अलावा मैं बात करूंगा आपसे यहीं पर जो हमारे यहाँ पर जो मूल अधिकार जो शेष बचे आपके मूल अधिकार, तो उनकी संख्या कितनी हो गई हमारे यहाँ? उनकी संख्या रह गई हमारे यहाँ पर अब 6 रह गई यहाँ पर। यानी कि हमारे यहाँ वर्ष 1978 से इनकी संख्या घट गई, कितनी रह गई? 6 रह गई। अब इनमें से आपको सारे नहीं याद करने, एग्जाम के लिए याद करने पहले एक पार्ट याद करना जो अक्सर हमारे एग्जाम पूछा जाता है। जो पहला आपका समता वाला है, राइट टू इक्वालिटी है, समानता का अधिकार है। समता कहिए या समानता कहिए, ये वाला समानता का। दूसरा हमारे यहाँ स्वतंत्रता का है, ये वाला अधिकार। यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है स्वतंत्रता के अधिकार से। इसके अलावा हमारे यहाँ जो शोषण वाला पार्ट है, एक्सप्लॉयटेशन वाला, शोषण वाला, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनको देख लेंगे। तो मैं बताऊंगा आपको यहां से जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो किस तरह क्वेश्चन आएगा। समानता वाला पार्ट आएगा यहां से। तो हमारे यहाँ अक्सर अनुच्छेद 15 क्वेश्चन आता है। कहां से आता है? अनुच्छेद 15 से। यहां से अनुच्छेद 15 से। तो आप बताएंगे हमारे यहाँ 15 कहता है जाति, धर्म, ये वाला लिंग, ये वाला वंश और स्थान, इसके आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव किया जाएगा तो उसको गैर कानूनी माना जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। कौन कहता है?
संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है इस बात को। इस क्रम में आप देखेंगे एक बात महत्वपूर्ण आपके यहां से कि और क्वेश्चन कौन सा यहां से बनता है, तो आप देखेंगे यहां पर बड़ा क्वेश्चन है आपके, वो है अनुच्छेद 17। कौन सा? वो अनुच्छेद 17 है। तो 17 में क्या दे रखा है आपके? 17 में अस्पृश्यता दे रखी है। कौन देखिए आपके? अस्पृश्यता, या अस्पृश्यता दे रखी है आपके, अस्पृश्यता ये बात दे रखा है आपके, यानी छुआछूत वाली बात दे रखी है यहाँ पे। यहां से इसको आप थोड़ा देख लेंगे यहां से, ये रहा ये अस्पृश्यता वाला पार्ट यहां पर, अस्पृश्यता ये वाला, अस्पृश्यता छुआछूत वाला पार्ट दे रखा है आपके यहां से, ये वाला। इसको आप थोड़ा सा यहां सही करेंगे, मैं इसको यहां से ऊपर की तरफ लिखता हूं, छुआछूत वाले पार्ट को, राइट टू अनटचेबिलिटी वाला छुआछूत, छुआछूत वाला पार्ट है ये वाला। और हमारे समाज में जो अस्पृश्यता मची हुई है आपके, ये रहा, ये आज भी है, आज भी हमारी हटी नहीं है आपके, ये आज भी बची हुई है आपके। यानी अस्पृश्यता का अंत कौन से आर्टिकल में हुआ तो आप बताएंगे? ये छुआछूत वाला पार्ट है, अनटचेबिलिटी वाला पार्ट है, ये 17 में उल्लेखित है। और अनुच्छेद 18 में जो अभी चर्चाओं में रहा है किसी कारण से, अनुच्छेद 18 ये उपाधियों का अंत करता है। क्या का अंत करता है? ये उपाधियों का अंत करता है, उपाधियों का ये अंत करता है। यहां पर ये उपाधियों हम कहेंगे ये वाला एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के लिए, जो अनुच्छेद 18 है, क्या जो भारत रत्न है, कौन सा रत्न है? जो भारत रत्न है ये वाला, क्या और जो पद्म पुरस्कार हैं, पद्म आप जानते हैं, पद्म अवार्ड में तीनों आ जाएंगे, चाहे वो पद्म विभूषण हो, चाहे वो पद्म भूषण हो, चाहे पद्म श्री हो, ये सारे अवार्ड आपके जो है ये 18 में ही आते हैं। लेकिन ये उपाधियां नहीं है, ये आपके द्वारा की गई कुछ उपलब्धियां हैं, आपके द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्य हैं, ये उपाधियां नहीं है, ये ऐसे पुरस्कार हैं जिसकी वजह से आपने भारत का मान सम्मान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपने परचम लहराया भारत का, उसके लिए आपको सम्मानित किया जाता है। इसलिए पूछा जाएगा कि भारत रत्न और ये पद्म पुरस्कार कहां आएंगे, तो आएंगे तो यहां पर अनुच्छेद 18 में ही आएंगे, तो इसी में आपके क्या इनका संबंध अनुच्छेद 18 से ही है। लेकिन इनका अंत नहीं किया गया है। राजा महाराजा को जो उपाधि मिला करती थी, सर की उपाधि मिलती थी, नाइटहुड की उपाधि मिलती थी, जो अंग्रेजों में बड़ी बड़ी उपाधियां दी जाती थी, या ऐसी कोई उपाधि नहीं दी जाएगी जिससे समाज में असमानता फैले। मैं बताऊंगा आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर, क्या जो हमारे यहाँ स्वतंत्रता वाला, हमारे यहाँ मूल अधिकार है ये वाला स्वतंत्रता वाला, स्वतंत्रता का अधिकार, यहां से एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और वो क्वेश्चन अक्सर कहां से आता है मैं बताऊंगा, वो आर्टिकल 19 से आता है। कहां से आता है? आर्टिकल 19 से आता है। और 19 से क्वेश्चन कौन सा आता है वो आप जानते होंगे। 19 में जो प्रेस की, कौन सी, जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये वाली, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार ये वाला, इसको देख लेंगे आप लोग। ये अनुच्छेद 19 के ये 1 के ए में उल्लेखित है, यहीं पर यानी कि जहां पर जिसका उल्लेख हुआ कहेगा वाक का, कौन सी, वाक स्वतंत्रता का, यानी बोलने का अधिकार है, वाक स्वतंत्रता का अधिकार, वाक स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा, राइट टू स्पीक। और जो हमारे एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है उसी में आपका प्रेस वाला आ जाएगा। तो प्रेस की स्वतंत्रता पूछता तो 19 के 1 में बता देंगे यहाँ पे आपके। और मैं आपको बताऊंगा बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल आपके लिए, जो आर्टिकल है अनुच्छेद 21। कौन सा वाला? अनुच्छेद 21। इसको आप रटकर जाएंगे, ये जीवन जीने की स्वतंत्रता, कौन सी, जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है यहाँ पे व्यक्तियों को। ये हमारे लोगों के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए जीवन जीने वाला ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी को बोलते हैं हम लोग आपके प्राण और दैहिक। क्या बोलते हैं? प्राण और दैहिक, प्राण और दैहिक। अभी ये चर्चा में बहुत ज्यादा चर्चा में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है हमारे, उनका नाम है आपके जो हमारे चीफ जस्टिस जी हैं वाई चंद्रचूड़ है आपके जिस समय। और वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि उन्होंने कहा है कि जो जीवन साथी, ये वाला जीवन साथी जो चुनने का अधिकार है, वो व्यक्ति के जीवन जीने की स्वतंत्रता है। कहीं ना कहीं इसका संबंध अनुच्छेद 21 से ही है। हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में जीवन साथी चुनने का अधिकार है, हर व्यक्ति जीवन साथी चुन सकता है। इसका बड़ा महत्वपूर्ण संबंध आपके काई से है। आप जानते होंगे कि जो हमारे यहाँ पैसिव यूथेनेसिया है, जो हमारे यहाँ निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है, उसका संबंध भी आपके अनुच्छेद 21 इकाई से। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, कौन सा? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, ये वाला पार्ट भी आपके कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है। किससे? आपके इससे 21 से, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको बड़ा महत्वपूर्ण जो राइट टू फूड है, यानी भोजन का अधिकार है। कौन सा अधिकार है? जो भोजन का अधिकार है, भोजन का अधिकार है, वो भी हमारा इसी से जुड़ा हुआ। किससे? आपके अनुच्छेद 21 से। और मैं आपको अब सबसे अंत में बताऊंगा जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपको, वो ये है यहां पर आर्टिकल ये रहा 21 का जो ए है, यानी राइट टू एजुकेशन। कौन सा?
जो राइट टू एजुकेशन है, यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है, कौन सा, जो शिक्षा का अधिकार है, इसे मूल अधिकार बनाया गया अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी, राइट टू एजुकेशन। और इसको हमने यहां पर शामिल किया वर्ष 2000, मैं फिर बताऊंगा 2002 में, और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो अनुच्छेद 21 है, अगर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार देता है, और अगर व्यक्ति समाज में अशिक्षित है, शिक्षा नहीं है, तो उसके जीवन जीने की इस प्रकार की आजादी का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। इसलिए हमारे यहाँ ये इंपॉर्टेंट, इसको आप रटकर जाएंगे। यहां से मैं बताऊंगा आपको, जो हमारे यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कौन, जो हमारे भीमराव अंबेडकर है, ये जो हमारे भीमराव अंबेडकर हैं, ये वाले, इन्हें चूंकि मैंने बताया, अभी मैंने इनके बारे में बताया नहीं आपको, शुरुआत में ही बताया नहीं है आपको, संविधान का निर्माता कहते हैं। चूंकि इनके बारे में अधिकांश बच्चे जानते हैं, पीछे बोल चुका हूं, आपको संविधान का निर्माता या संविधान का शिल्पी कहते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, चूंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी, कौन सी कमेटी, आप संविधान की ड्राफ्ट कमेटी, यानी ड्राफ्ट कमेटी मतलब होता है जो हमारी प्रारूप समिति, कौन समिति है, जो हमारी प्रारूप समिति है, आप उसके अध्यक्ष रहे। ये बड़ी काम की बात थी, आप ड्राफ्ट कमेटी के, इस ड्राफ्ट प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी कहती है। ये आपके एग्जाम के लिए यहां पर एक अलग वर्ड है, मसौदा समिति भी कहते हैं इसको, ड्राफ्ट कमेटी को, इसको आप लोग याद करेंगे यहां से। और इस ड्राफ्ट कमेटी के आप चेयरमैन थे। चूंकि इस ड्राफ्ट कमेटी कुल कितने लोग थे, ये 7 सदस्य थे इस ड्राफ्ट कमेटी में, यहां पर 7 लोग थे इस ड्राफ्ट कमेटी में। तो मैं आपको बताऊंगा, आपको आपने संविधान के अनुच्छेद, ये रहा जो आपका 32 है यहां पर, इसके बारे में कहा है ये संविधान की आत्मा और हृदय, क्या है ये संविधान की आत्मा और हृदय है। इसको आप लोग भूलेंगे नहीं यहां से, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से संविधान की आत्मा और हृदय कौन से अनुच्छेद कहा जाता है, तो आप बताएं, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। और ये कौन सा है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। कौन सा है, संवैधानिक, ये रहा, उपचारों का अधिकार है। इसको आप देख लेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं अंग्रेजी में हम इसको, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं, रेमेडीज, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये संविधान की आत्मा और हृदय का है। किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसको आप याद कर लेंगे। मैं आपको बताऊंगा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। मैं जो संक्षिप्त में बता रहा हूं, क्योंकि ये पॉलिटिक्स क्लास है, बहुत विस्तृत क्लास है, मैं इसको संक्षिप्त में बताने प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम वाली क्लास है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हमारे यहां से राष्ट्रपति से। अब राष्ट्रपति से प्रश्न कैसा पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो मैं वो बात बताता हूं आपको, इसको आप लोग याद कर लेंगे बहुत तेजी से। यहां से राष्ट्रपति क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनका ये कौन है, तो आप बताएंगे ये तीनों सेनाओं के तीनों, ये क्वेश्चन आता है, आप तीनों सेनाओं के, ये तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन है, आप तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति हैं। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में हमारे पूछा जाता है। तो बोलते हैं सुप्रीम कमांडर, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे सुप्रीम कमांडर बोलेंगे। इसको आप यहां से याद करेंगे, आपके ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब मैं बताऊंगा आपको, आप क्या हैं, आपकी जो स्थिति देश के अंदर, आप देश के प्रथम, यहाँ पर आप देश के कौन है, आप देश के प्रथम नागरिक है, ये वाला, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मंच पर आपकी वजह से राष्ट्र का स्थान होता है, राष्ट्र की पहचान बनती है राष्ट्रपति की वजह से। अब एक क्वेश्चन क्या आएगा, राष्ट्रपति का उल्लेख कहां हुआ है, तो राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद, ये वाला संविधान के अनुच्छेद यहां पर 52 में, कहां पर हुआ है, 52 में, यानी 52 में उल्लेख हुआ है, यानी 52 के अनुसार देश का राष्ट्रपति होगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। राष्ट्रपति से और किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, ये मैं बताऊंगा आपको यहां से, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इनके लिए न्यूनतम आयु, यानी कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है उसके लिए न्यूनतम आयु यानी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख लेंगे यहां से, तो मिनिमम आयु इनके लिए 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 35 वर्ष से आपकी आयु कम नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं हुआ, अर्थात इनकी आयु 35 साल से कम ना हो, पहली बात। तो दूसरी बात, जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होगा वो लाभ का पद धारण ना करता हो, ये पता हो, और भारत का नागरिक हो, ये आपको पता है पहले से, पागल दिवालिया ना हो, ये पहले जानते हैं आप लोग। इसके अलावा ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपके लिए, जो राष्ट्रपति के लिए जो हमारे यहाँ जो चुनावी प्रक्रिया है, इसके निर्वाचन का जो उल्लेख हुआ है, ये वाला राष्ट्रपति के निर्वाचन हमें कहां मिलेगा, तो आप बताएंगे इसका निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद 54 में मिलेगा यहां पर। और दूसरा है जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, कौन सी, जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, ये वाला
आखिर प्रक्रिया कैसे होती है? तो इनका चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, उसे बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसे बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बोलते हैं आपके। और इस प्रक्रिया का उल्लेख हुआ है संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 55 में इसका उल्लेख हुआ है। ये आप देख लेंगे यहाँ पे 55 में इसका उल्लेख हुआ है, आर्टिकल 55 में उल्लेख हुआ है। मैं बताऊंगा आपको कि इनके चुनाव में कौन भाग लेते हैं, तो आप यहां बताएंगे जो संविधान का अनुच्छेद 54 है, कौन सा, जो आर्टिकल 54 है, वो कहता है कि आपके चुनाव में, क्योंकि आपको चुनाव कैसे हो रहा है, अप्रत्यक्ष हो रहा है, यानी कि इनडायरेक्टली तरीके से हो रहा है चुनाव आपका, तो आपके चुनाव में कौन भाग लेंगे, या संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, यानी संसद द्वारा जितने निर्वाचित सदस्य हैं वो सब भाग लेंगे। तो आप जानते हैं कि संसद के मतलब होता है हमारे यहां लोकसभा और राज्यसभा, यानी दोनों के जो इलेक्टेड मेंबर वो भाग लेंगे, और राज्यों की विधानसभाओं के, कौन से, राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं यानी इलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो भाग लेंगे आपके। इसका मतलब क्या हुआ, निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे यहां पर आपके। इसका मतलब हुआ कि आपके निर्वाचन में जो मनोनीत सदस्य, कौन, जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेंगे। जो मनोनीत माने होता है जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, कौन से, जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, जो राष्ट्रपति लेकर आते हैं वो सदस्य भाग नहीं लेंगे, और विधानसभा में जो राज्यपाल लेकर आते हैं वो लोग भाग नहीं लेंगे, यानी मनोनीत सदस्य भाग यहां पर नहीं लेंगे। कौन लेंगे, मैं एक लाइन में कह दूंगा इसको, इलेक्टेड, ये रहा, इलेक्टेड मेंबर, यहां पर इलेक्टेड मेंबर ऑफ एमपी एंड एमएलए, एमपी एंड एमएलए। आप जानते हैं एमपी मान होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के मेंबर को भी एमपी कहते हैं और लोकसभा मेंबर को भी एमपी कहते हैं। ये लोग भाग लेंगे, इलेक्टेड मेंबर ऑफ एमपी एंड एमएलए, ये राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे और कोई चुनाव भाग नहीं लेगा। मैं बताऊंगा आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम और आएगा यहां से, राष्ट्रपति को जो पावर मिली हुई है, क्या पावर मिली हुई है, तो आप बताएंगे ये पीएम की नियुक्ति करते हैं। क्या करते हैं ये पीएम की नियुक्ति करते हैं, ये आपके काम की बात है। राष्ट्रपति क्या करेंगे, ये पीएम की नियुक्ति करेंगे, ये आपके काम की बात है यहां से। इसके अलावा ये और क्या करते हैं, ये पीएम की सलाह पर, पीएम की सलाह पर, ये पीएम की सलाह पर, यहां पर सलाह पर अन्य मंत्रियों की, किसकी, जो अदर मिनिस्टर होंगे अन्य मंत्रियों की, इनकी नियुक्ति करेंगे, अन्य मंत्रियों की, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इनकी नियुक्ति करेंगे। इसके अलावा जो हमारे यहाँ सीएजी हैं, कौन, जो सीएजी हैं इनकी नियुक्ति करेंगे। इसके अलावा जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई, महान्यायवादी, इनकी नियुक्ति करेंगे आपके। और हमारे यहाँ पर जितने महत्वपूर्ण आयोग हैं, चाहे वो निर्वाचन आयोग है, चाहे वो यूपीएससी है, चाहे राजभाषा आयोग है, चाहे हमारे एससी एसटी कमीशन है, चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इन सबके अध्यक्षों सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। इसे आप यहां देखकर जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपके, इसको आप लोग पहले तो नोट डाउन कर लेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, सारी बातों को पीएम की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। मैं आपको बताऊंगा इस क्रम में कि भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है राष्ट्रपति जुड़ा हुआ, वो आर्टिकल और कोई नहीं बल्कि कौन सा आर्टिकल है, वो आर्टिकल 72 है, ये रहा 72 आर्टिकल है। इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख हुआ, कौन सा हुआ है, क्षमादान की शक्ति का उल्लेख हुआ यहां पर, ये आपको याद कर लेंगे यहां से, ये रहा क्षमादान शक्ति। ये किसी भी अपराधी की फांसी की सजा को भी माफ करने का अधिकार रखते हैं, फांसी की भी, यानी ये किसी भी फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं, ये किसी भी अपराधी के अपराध को दंड को कम कर सकते हैं या पूरी तरह माफ कर सकते हैं। एक बार बताऊंगा मैं आपको राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो आप जानते हो इनका कार्यकाल हमारे यहां, मैंने पीछे बताया नहीं आपको, यहां बता देता हूं, आपका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, लेकिन इससे पहले भी ये त्यागपत्र दे सकते हैं, हट सकते हैं। आप पता होगी स्वेच्छा से ये अपना त्यागपत्र अगर देना चाहें, स्वेच्छा से अपने मन से त्यागपत्र देना चाहें तो किसको देंगे त्यागपत्र, देश के उपराष्ट्रपति, किसको देंगे, देश के उपराष्ट्रपति को देंगे। और कई बार पेपर में हमारे में उपराष्ट्रपति लिखा हुआ नहीं आता है, कई बार आता है राज्यसभा के सभापति। क्या आता है, राज्यसभा के, कई बार ये लिखा आता है राज्यसभा के सभापति, ये वर्ड लिखा हुआ आता है यहां से, इसको देखेंगे आप लोग यहां से, राज्यसभा के सभापति वर्ड लिखा हुआ आता है ये वाला, इसको आप देख लेंगे यहां से, यानी उपराष्ट्रपति वर्ड या उपराष्ट्रपति आएगा तो इनको देंगे कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति एक ही होता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो उपराष्ट्रपति होगा वही व्यक्ति राज्यसभा का सभापति होता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे यहां से, तो स्वेच्छा से। इसके अलावा अगर ये संविधान का उल्लंघन करते हैं, इसको देख लेंगे, केवल एक ही आधार है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर, क्या आधार पर, संविधान के उल्लंघन के आधार पर, यानी वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला संविधान के उल्लंघन के आधार पर इन्हें संसद द्वारा, किसके द्वारा, संसद द्वारा ये रहा,
संसद द्वारा दोनों सदन है आपके, राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है, और इनके 2/3 सदस्य उपस्थित और वोट डालने वाले यानी 66% सदस्य अगर सहमत हो जाएं तो इसको संविधान के उल्लंघन के आधार पर कभी भी पद से हटाया जा सकता है, और जिससे नाम से हटाया जाता है उस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग की प्रक्रिया। क्या नाम है? महाभियोग की प्रक्रिया। क्या नाम है? महाभियोग की प्रक्रिया नाम है उसका। इसको आप लोग यहां से याद कर लेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट मामला ये। इसे कहते हैं प्रोसीजर ऑफ इंपीचमेंट कहते हैं इसको याद कर। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में हुआ। कहां हुआ है? इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में हुआ है, महाभियोग की प्रक्रिया का। मैं बताऊंगा आपको कि राष्ट्रपति को एक बड़ी पावर मिली हुई है हमारे यहां पर, वो मिली है यहां पर आपातकालीन शक्तियां। कौन सी? आपातकालीन शक्तियां। मैंने पीछे बताया है कि आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति की ये हमने कहां से ली है? ये हमने जर्मनी से ली है। कहां से ली है? ये हमने जर्मनी से ली है आपातकालीन शक्तियां। और इन शक्तियों के अंतर्गत 3 आपको याद करनी है। एक तो करनी है आपको राष्ट्रीय आपातकाल, ये आपके एग्जाम में अक्सर आती है। नेशनल इमरजेंसी, कौन सी? राष्ट्रीय आपातकाल, ये आपके एग्जाम में अक्सर आती है आपके। और इसका उल्लेख कहां हुआ? अनुच्छेद 352 में। ये आपके आर्टिकल के पूछा जाता है कौन से आर्टिकल में उल्लेख हुआ है। एक आपका राष्ट्रपति शासन है, ये कई बार पूछता है कि राष्ट्रपति शासन का उल्लेख कहां हुआ है। तो आप देखें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 में हुआ, याद कर लेंगे। और इसके अलावा एक पार्ट है जो वित्तीय आपातकाल है। कौन सा वाला? जो वित्तीय आपातकाल है, ये वाला वित्तीय जो आपातकाल है, ये वाला आपातकाल है, ये वाला, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 360 में हुआ है। इसको देख लेंगे। इनके बारे में विस्तार से चर्चा मैं आपको अगली कक्षा में करूंगा, जो नेक्स्ट क्लास में जाऊंगा। फिलहाल ये एग्जाम वाली क्लास चल रही है। पेपर में ऐसे पूछेगा इमरजेंसी कहां मिलेगी? 352, राष्ट्रपति शासन कहां मिलेगा? 356, और वित्तीय आपातकाल कहां मिलेगा? आपको 360। ये बताना आपको। और आपके लिए बताता हूं हमारे यहाँ आपातकाल अब तक केवल 3 बार लगा। कितनी बार लगा आपातकाल? हमारे यहाँ ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये अब तक 3 बार लगा है। इसको आप देख लेंगे, बाकी का मैं आपको आगे बताऊंगा विस्तार से। और जो राष्ट्रपति शासन लगता है ये पहली बार में, यहां से क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रपति शासन पहली बार में कितने दिन के लिए होता है? तो पहली बार में 6 माह के लिए होता है। यानी जब कभी भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा राज्यों में तो पहली बार 6 माह के लिए होता है। और ये मैंने बता दिया है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है हमारे अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। और जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा तो उसके लिए हमारे 3 ही कंडीशन है आपके। इसके लिए राष्ट्रीय आपातकाल के लिए, इस वाले के लिए 352 के लिए, या तो युद्ध हो जाए, युद्ध की स्थिति में हो सकता है, या बाह्य आक्रमण, बाहरी आक्रमण हो जाए, बाह्य आक्रमण, और या फिर आपके सशस्त्र विद्रोह हो जाए। हमारे यहाँ सशस्त्र विद्रोह, ये वाला सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो इस कंडीशन में ये वाला यहां लगाया जाएगा। क्या पे? आपातकाल। एक क्वेश्चन, ये 3 कंडीशन है, वॉर, एक्सटर्नली अटैक एंड आर्म्ड रिबेलियन। ये 3 वर्ड आपके युद्ध होने पर, बाह्य आक्रमण और आपके सशस्त्र विद्रोह होने पर लगाया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा एक बात कि हमारे यहाँ पर जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति है इस समय वो द्रौपदी मुर्मू है। यहां से क्वेश्चन कई बार आ सकता है। द्रौपदी मुर्मू जी हैं आपके। और आपके लिए खास बात यह है, जो बड़ी बात है, ये आदिवासी यानी एसटी समुदाय से, ये आदिवासी समुदाय से बनने वाली देश की ये पहली राष्ट्रपति है आपके। और यानी कि आदिवासी समुदाय से कौन से नंबर पे आएंगी? ये क्रम में अगर आएगा तो 15वीं है, क्रम में आएगा तो 15वीं है। और अगर महिलाओं में आएगा, मैं दोबारा बताता हूं, क्रम में आएगा तो 15वीं है। और यदि ये महिलाओं में आएगा तो महिलाओं में आप दूसरी हैं यहां पर, और आदिवासी समुदाय से आएंगी तो ये पहली हो जाएंगी। यानी कि क्रम में आएगा 15वीं, महिला में आएंगे दूसरी। क्यों? आपसे पहले प्रतिभा पाटिल जी देश की राष्ट्रपति बन चुकी है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की राष्ट्रपति बन चुकी है, आप जानते होंगे इस बात को। बड़ा महत्वपूर्ण था ये देश की पहली महिला राष्ट्रपति है आपके यहाँ पर। और दूसरी महिला कौन है? हमारी द्रौपदी मुर्मू जी 15वीं है। और बाकी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अब तक जो राष्ट्रपति हैं 6 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है। इस तरह मैं बताऊंगा मैं आपको उपराष्ट्रपति बारे में थोड़ा सा। उपराष्ट्रपति 1-2 क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है, अगर आता है तो छोटी सी बात में आएगा। इनकी जो न्यूनतम आयु पूछेगा, आयु पूछता है कई बार, तो न्यूनतम आयु कितनी है आपकी? वही 35 वर्ष है, ये पूछ सकता है आपसे। इसके अलावा इनका कार्यकाल यदि आएगा, टाइम ड्यूरेशन, इसे कहते हैं टेन्योर कहते हैं, तो 5 वर्ष मार के आएंगे। और इनका जो बड़ा रोल है वो 2 बातों के लिए यहां पर याद कर लेंगे। इस बात को आपको ज्यादा अंदर डीप नहीं जाना है। एक तो आप राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति। राज्यसभा के आप सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं आप जो है। और दूसरा, जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं पद पर तो आप कार्यवाहक क्या होते हैं? आप कार्यवाहक यहां पर राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करते हैं। राष्ट्रपति बन जाते हैं।
ये दो काम आपके मैन है आपके किसके देश में, उपराष्ट्रपति के। आप जानते हैं उपराष्ट्रपति पद कहां से लिया हमने, अमेरिका से लिया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बताऊंगा मैं आपको यहां एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो पीएम है हमारे, जो प्रधानमंत्री हैं, यहां पर प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारे यहां जो न्यूनतम आयु है हमारे यहां, वो न्यूनतम आयु कितनी है, इनकी न्यूनतम आयु कर लेते हैं। इनकी जो न्यूनतम आयु है हमारे यहाँ, मिनिमम जो एज है इनकी, वो चाहिए हमारे यहाँ 25 वर्ष। कितनी चाहिए आपके, 25 वर्ष चाहिए। और एक बात इंपॉर्टेंट, ये लोकसभा और राज्यसभा ये कहीं से बन सकते हैं आपके, अर्थात दोनों हाउस में से ये कहीं से भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पर। इसके अलावा आप जानते हैं देश के पहले पीएम पंडित नेहरू हैं, आप जानते होंगे पंडित नेहरू देश के पहले, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले पीएम हमारे यहाँ। और वर्तमान समय में हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके देश के ये प्रधानमंत्री हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ वो प्रधानमंत्री कौन है जिसने पहली बार ये वाला अविश्वास प्रस्ताव को झेला। ये वाला क्वेश्चन आएगा, अविश्वास प्रस्ताव को झेलने वाला प्रधानमंत्री, नो कॉन्फिडेंस मोशन को, अविश्वास प्रस्ताव को झेलने वाला पहला पीएम कौन है, तो आपको बता देता हूं वो पंडित नेहरू हैं, कोई और नहीं है बल्कि पंडित नेहरू ये रहे। और ये वर्ष 1963 में आपके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया। यद्यपि अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके विरुद्ध लाया गया, पंडित नेहरू के विरुद्ध लाया गया। और कौन लाए थे, जेबी कृपलानी लाए थे हमारे यहाँ पर। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सरकार का जो वास्तविक मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है और इनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 75 में, यहाँ पर इनकी नियुक्ति जो होती है प्रधानमंत्री की, वो संविधान के अनुच्छेद 75 में कौन करते हैं, राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। लेकिन व्यवहारिकता यह है कि लोकसभा में जिसको बहुमत प्राप्त होता है उसी को प्रधानमंत्री तौर पर नियुक्त किया जाता है। ये आपको पता होगी यहाँ पर। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। जो डिप्टी पीएम है हमारे यहाँ, जो उप प्रधानमंत्री है, कौन, जो उप प्रधानमंत्री है, तो उप प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारे यहाँ पर एज वही है हमारे यहाँ 25 साल। लेकिन मैं बताता हूं संविधान में कहीं भी हमारे यहाँ डिप्टी पीएम का उल्लेख नहीं हुआ है। संविधान में इस पद का उल्लेख कहीं नहीं हुआ है आपके। लेकिन इस क्रम में देश के जो डिप्टी पहले पीएम है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए। कौन बनाए गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए। इसमें वल्लभ भाई पटेल बनाए गए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेना। और अंतिम बार हमारे यहाँ जो डिप्टी पीएम रहे आपके, वो रहे आपके लाल कृष्ण आडवाणी, यानी कि LK आडवाणी, ये रहे हमारे यहाँ पर। इसको देख लेंगे आप लोग। लास्ट टाइम पर ये 2002 से यहाँ पर और 2004 तक लास्ट टाइम पर हमारे यहाँ डिप्टी पीएम रहे। इसके बाद हमारे यहाँ डिप्टी पीएम कोई नहीं बनाए। और उप प्रधानमंत्री की जो हैसियत होती है वो मंत्री के समान होती है। ये आप देख लेना यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में अक्सर आता रहता है। एक क्वेश्चन हमारे यहाँ CAG से, ये क्वेश्चन है कैग की नियुक्ति कौन करते हैं, तो आपको बताएंगे कैग की नियुक्ति, जो नियुक्ति होती है इनके कैग की, वो कौन करता है, वो आपके राष्ट्रपति करते हैं। ये अभी चर्चाओं में चल रहे हैं आपके, क्योंकि कैग हमारे यहाँ देश में ऐसा पद है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हमारे यहाँ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो आप जानते होंगे इसका जो कैग होते हैं नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन इनका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल आपका 6 वर्ष ये हो सकता है, या 65 वर्ष की आयु तक। 65 वर्ष की आयु तक जो पहले आ जाएगा, 65 वर्ष की आयु जो पहले आ जाएगा, यानी ये 65 वर्ष की आयु तक कार्य करेंगे। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक कार्य करेंगे। और आपका काम होता है देश में लेखाओं की जांच करना, देश को ऑडिट करना। इसीलिए आपके बारे में कहा जाता है, आपको यहां पर ये बिलों का संरक्षक कहा गया। किसको कहा गया, बिलों का, राष्ट्रीय बिलों का संरक्षक कहा गया। राष्ट्रीय बिलों का एक क्वेश्चन आया है कि राष्ट्रीय बिलों का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे राष्ट्रीय बिलों का संरक्षक CAG कहा जाता है। और CAG की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद में बताऊंगा आपको एक पद है हमारे यहाँ महान्यायवादी। कौन सा, महान्यायवादी। ये पद है हमारे यहाँ पर महान्यायवादी का। इसे कहते हैं AGI, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं आपके। इस AGI की नियुक्ति, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति, इसकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है ये राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। कौन होता है, प्रसाद पर्यंत होता है, अर्थात राष्ट्रपति की इच्छा पर आश्रित आपको पद होता है। और आप, मैं कह दूं, ये भारत सरकार के वकील होते हैं। कौन होते हैं, ये भारत सरकार के वकील होते हैं। और मैं कह दूंगा आप पे, ये विधि अधिकारी। कौन है ये विधि अधिकारी हैं। कौन, महान्यायवादी। अर्थात सरकार जब कभी भी किसी कानूनी मामले फंसती है तो वहां ये सलाह देते हैं। और इनको संसद के किसी भी सदन में जाने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, भाषण देने का अधिकार है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। लेकिन ये मतदान में भाग नहीं ले सकते, यानी कि वोटिंग में इन्हें भाग लेने का अधिकार नहीं है।
वोटिंग में भाग नहीं लेंगे। ये केवल सरकार के अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, सरकार का कानूनी मामलों पर पक्ष रखते हैं। ये देश के किसी भी न्यायालय में इनको जाने का अधिकार है और सरकार की ओर से ये न्यायालय में जाने का अधिकार रखते हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं कानूनी मामलों पर। कौन है ये? महान्यायवादी। और मैं आपके लिए बता देता हूं, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपके, जो वर्तमान में हमारे जो महान्यायवादी है इस समय, वो आर वेंकट रमणी है। कौन है इस समय? वो वर्तमान में आर, या पढ़ लेना करंट से, आर वेंकट रमणी है। यहां से आर वेंकट रमणी है, इनको देख लेना आप यहां से। ये हमारे महान्यायवादी हैं इस समय आपके। और मैं बताऊंगा आपको अब बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो संसद से क्वेश्चन आएगा हमारे एग्जाम में। संसद से क्वेश्चन हमारे यहाँ दो तरीके से बनेगा आपके। एक क्वेश्चन बनेगा हमारे यहाँ इस तरीके से, ये यहां से हमारे यहाँ क्वेश्चन आता है कि संसद का गठन कैसे होता है। गठन से पूछता है आपके, गठन का उल्लेख कहां हुआ है, तो आप बताएंगे संविधान के अनुच्छेद यहाँ पे आर्टिकल 79 में इसके गठन का उल्लेख हुआ है। तो संसद में कौन कौन शामिल होता है, तो आप बताएंगे संसद में शामिल होते हैं वो 3 लोग शामिल होते हैं। सबसे पहले ये याद करेंगे, वो राष्ट्रपति होते हैं, इनको याद करके जाएंगे यहां से। दूसरी बॉडी होती है राज्यसभा की, और तीसरी बॉडी होती है हमारी लोकसभा की। इन तीनों बॉडियों को मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगी? हमारे बन जाएगी संसद, बन जाएगी यहां से। यानी कि संसद गठन कौन से आर्टिकल में? 79 में। इसको आप मेरे कहने से याद करके जाएंगे यहां से। अब मैं बताऊंगा आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात आपके, कि जो संसद का सदन है कौन सा? राज्यसभा। ये वाला कौन सा? राज्यसभा। इसको आप देखेंगे यहां से राज्यसभा को, इसके गठन का जो उल्लेख हुआ है यहां से, ज्यादा नहीं तो 1-2 आर्टिकल याद कर लेंगे। संविधान के अनुच्छेद यहां पर, ये जो राज्यसभा गठन हुआ है उसका जो प्रावधान है हमारे यहां पर, वो कहां पर हुआ है? आपके आर्टिकल 80 में इसका उल्लेख हुआ है यहां पर। राज्यसभा में अधिकतम मेंबर कितने होंगे? ये 250 हो सकते हैं। अक्सर पूछता है आपके, आखिर 250 मेंबर कहां से आएंगे, तो आप बताएंगे यहां से 238 मेंबर है जो आपके ये निर्वाचित होंगे। कहां से? राज्यों से। कहां से? ये राज्यों से, और संघराज क्षेत्रों या विधानसभा है वहां से, राज्यों से आएंगे यहां से। और जो 12 मेंबर होंगे, ये वाले 12 सदस्य आएंगे, ये वाले, ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे आपके। कहां से होंगे? राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड होंगे 12 लोग। तो आप बताएंगे 12 लोग कौन से होंगे? वो 4 क्षेत्रों से या किन्हीं ऐसे क्षेत्रों से जहां वो दिग्गज रहे होंगे, यानी साहित्य से यहां से लिए जा सकते हैं, इसके अलावा कला से यहां से लिए जाएंगे, इसके अलावा विज्ञान से यहां से लिए जा सकते हैं, इसके अलावा ये सामाजिक सेवा से, यहां से सोशल सर्विस से लिए जाएंगे। ऐसे करके ये हमारे 12 लोग होंगे यहां से राज्यसभा में। अब मैं बताऊंगा आपको राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो न्यूनतम आयु वो क्या चाहिए। तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु जो हमारे यहाँ है, न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो आयु सीमा इसके लिए यहां बता रहा हूं 30 वर्ष। कितनी है? 30 वर्ष है। और जो इसका कार्यकाल होता है यहां पर, ये रहा कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है? वो 6 वर्ष का होता है। इसको आप याद करके जाएंगे यहां से। ये आपके लिए बड़ी खास बात है राज्यसभा की। राज्यसभा के प्रत्येक मेंबर का कितना होता है? 6 वर्ष का। न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष की। अब मैं आपको लेके जाऊंगा आपको यहां से कि राज्यसभा के सभापति होते हैं वो कौन होते हैं। तो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, सभापति इसके कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति इन बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। यहां से सारी बैठकों की कौन करता है? उपराष्ट्रपति। इसके अलावा राज्यसभा के लोग अपने में से एक उपसभापति भी बना लेते हैं। इसको आप देख लेंगे यहां से, उपसभापति। तो आप देखें कार्यकाल अगर आएगा तो इसके सभापति कार्यकाल कितना है? तो सभापति कार्यकाल उपराष्ट्रपति जितने कार्यकाल होगा उतना, यानी 5 साल का होता है, लेकिन उपसभापति का कितना होगा? 6 वर्ष का कार्यकाल होगा जब तक वो पद पे बना हुआ है। अब मैं बताऊंगा आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहां से कि हमारे यहाँ जो लोकसभा होती है, कौन सी? लोकसभा। इस लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे लोकप्रिय, पॉपुलर हाउस भी कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लेंगे यहां से। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इसको आप यहां से याद करके जाएंगे इसको, ये हमारे यहाँ। इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात आपके कि राज्य अभी जो चर्चा में चल रहा है, क्योंकि नई हमारे यहाँ लोकसभा बन चुकी है आपके, शायद तुलनात्मक क्वेश्चन आएगा यहां से, उसको देख लेंगे आपके। तो इसमें राज्यसभा लोकसभा का उल्लेख कहां पर हुआ है हमारे यहाँ? तो आर्टिकल 81 में हुआ है। इससे गठन का उल्लेख हुआ है यहाँ पर, ये गठन का उल्लेख हुआ है। ये निम्न सदन है, ये लोअर हाउस है, और इसमें मेंबर कितने हो सकते हैं? 550। कितने हो सकते हैं? 550 मेंबर हो सकते हैं यहाँ पे। और ये 550 मेंबर कहां से आएंगे? ये मेंबर आएंगे 500, अभी वर्तमान में जो आएंगे 526 मेंबर यहाँ पे। ये 500 जो आपके यहाँ पर 24 मेंबर ये आएंगे आपके राज्यों से, ऐसे आएंगे राज्यों से। और जो बाकी बचे आपके जो मेंबर बचे आपके कितने? 26 मेंबर जो बचे, 26 सदस्य जो बचे आपके, ये आएंगे कहां से? आपके यूटी से, यूनियन टेरिटरी से आएंगे, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके 550 लोग हो जाएंगे। हमारे यहाँ एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे। कौन से? एंग्लो इंडियन। ये एंग्लो इंडियन सदस्य अब नहीं आएंगे। इन एंग्लो इंडियन सदस्य को
अब समाप्त कर दिया गया, ये आपके अब नहीं आएंगे, आपके इनका मामला खत्म कर दिया गया है। लोकसभा में इन एंग्लो इंडियन सदस्यों को अब नहीं लाया जाएगा। अब तक ये 2 लोग आया करते थे, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपके यहाँ, इंपॉर्टेंट बात है। अब आप बताएंगे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज है, मिनिमम आयु है, वो आयु सीमा क्या है आपके, तो आप बताएंगे इनकी आयु है 25 वर्ष। कितनी है? ये 25 वर्ष है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। और इनका कार्यकाल क्या है, तो आप देख लेंगे कार्यकाल इनका यहां से, ये 5 वर्ष का कार्यकाल है। ये रहा इनका, इससे पहले भी ये भंग हो सकती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके। और आप देख के जाएंगे यहां से, ये आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाएगा आपके यहां से, अक्सर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, इनको रट कर जाएंगे। लोकसभा की स्थिति परिवर्तन आया है जब से जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तब से परिवर्तन आ गया है। इसके बारे में विस्तार से मैं चर्चा करूंगा आपको। मैं बताऊंगा आपको एक बात जो आपके बड़े काम की है, वो ये है कि लोकसभा के प्रमुख को क्या कहते हैं, इसको लोकसभा स्पीकर कहते हैं, लोकसभा स्पीकर कहते हैं, लोकसभा स्पीकर कहते हैं, इसको देखेंगे आप यहां से। और लोकसभा जो स्पीकर बनता है, ये 2 बड़े पद है हमारे यहां पर। इससे लोकसभा स्पीकर का उल्लेख कौन से आर्टिकल में हुआ है? 93 में इसका उल्लेख हुआ है। 2 पद है, एक लोकसभा स्पीकर और एक इसका डिप्टी स्पीकर होता है, और इन दोनों का उल्लेख यहीं पर हुआ है, कहीं में 93 में इसका उल्लेख हुआ है, दोनों का, स्पीकर का भी और डिप्टी स्पीकर 93 में। लोकसभा स्पीकर ही वो व्यक्ति होता है जो ये बताता है कौन विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये क्वेश्चन आपके काम का है, कौन सा विधेयक मनी बिल है, इस पर निर्णय कौन करता है? अंतिम निर्णय लोकसभा स्पीकर का ही होता है आपके, ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये धन विधेयक जो होता है वो हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। कहां लाया जाता है? ये हमेशा लोकसभा में ही लाया जाता है। इसको आप लोग यहां से याद कर लेंगे, लाया जाता है, ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है यहां पर धन विधेयक को। अब मैं बताऊंगा आपको कि धन विधेयक लाया जाता है आपके, तो इस धन विधेयक पर राज्यसभा को क्या पावर है? तो राज्यसभा केवल 14 दिन तक, ये रहा, राज्यसभा केवल 14 दिन तक इसे रोक सकती है अपने पास। अगर 14 दिन में राज्यसभा ने इसे वापस नहीं किया तो मान लिया जाएगा कि राज्यसभा की इस विधेयक पर सहमति है। मैं बताऊंगा आपको आपके कि अगर लोकसभा को स्पीकर को अगर समय से पहले अपना त्यागपत्र देना है, तो वो डिप्टी स्पीकर को अपना त्यागपत्र दे सकता है। किसको? डिप्टी स्पीकर को अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगर डिप्टी स्पीकर को हटना है पहले, तो वो देगा आपके स्पीकर को। अब मैं बताऊंगा आपको कि जो लोकसभा स्पीकर हमारे पहले कौन है, वो जीवी मावलंकर। कौन है पहले? वो जीवी मावलंकर है। कौन है वो जीवी मावलंकर है पहले। और अगर मैं कहूं आपसे कि वर्तमान समय में कौन है, तो ओम बिड़ला है। कौन है अभी इस समय? ओम बिड़ला, ये वर्तमान समय में देश के लोकसभा स्पीकर है। आप देख लेंगे दोनों को, ये दोनों महत्वपूर्ण है। अब मैं बताऊंगा आपको लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जिस प्रकार केंद्र में बॉडी है, ऐसे ही हमारे राज्य में बॉडी है, उसका नाम है, एक का नाम है राज्यपाल। ये कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं राज्यपाल राज्य में। और राज्यपाल बनने के लिए क्या चाहिए होता है? इनके लिए न्यूनतम आयु कितनी है आपके? बिल्कुल मिनिमम एज कितनी है? तो आपकी न्यूनतम आयु के बारे में कितनी आयु है? 35 साल। कितनी है आपकी न्यूनतम आयु? 35 वर्ष चाहिए आपके। और आपका जो कार्यकाल है, कितना कार्यकाल? आपका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको देख लेंगे आपके। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन आएगा कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो आप बताएंगे इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसको आप याद कर लेंगे आपसे। और अगर त्यागपत्र देना है तो ये राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर के कभी भी हट सकते हैं। और प्रसार पर्यंत इनके बारे में उल्लेख हुआ, प्रसार पर्यंत इनका कार्यकाल माना जाता है। यहां से मैं बताऊंगा आपको कि राज्यपाल जो होता है, यही व्यक्ति मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। किसका करता है? यह व्यक्ति मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। यहां से मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर, यहां पर ये कर देंगे, सीएम की सलाह पर करते हैं। सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है आपके। इसके अलावा राज्यपाल क्या करते हैं आपके? राज्यपाल जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, राज्य का महाधिवक्ता, इसकी नियुक्ति भी यह राज्यपाल करते हैं यहाँ पे। और आप जानते हैं राज्य का जो वास्तविक पावर होती है, जो मंत्री परिषद के हाथों में होती है। और एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसको मैं साझा कर देता हूं यहाँ पे, जो एग्जाम में 12 पूछा जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये एग्जाम वाली क्लास है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है आपके, क्योंकि हमारे यहाँ पे बताया तो आपको कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ये क्वेश्चन आएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, इसको लिखेंगे आप लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ये रहा, सामूहिक रूप से, ये क्वेश्चन आएगा, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये क्वेश्चन आएगा, उत्तरदायी होती है
यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आपका उत्तर होगा यहाँ पर जो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको रट के जाएंगे, लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है आपके, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और यहीं पर एक क्वेश्चन आ जाएगा कि जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है, कौन सी? राज्य की होती है। कौन सी? अगर राज्य की आएगा कि राज्य की जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद बोलते हैं मंत्रियों के समूह को, मंत्रिपरिषद। राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? उत्तरदायी यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होती है? जवाबदेह किसके? तो आप बताएंगे यहाँ पर उत्तर इसका विधानसभा। अब केंद्र का आएगा तो लोकसभा मार के जाएंगे, और राज्य का आएगा तो विधानसभा मार के जाएंगे। ये दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है। इस तरह मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बड़ी बात कि हमारे यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एक ही है आपके दोनों के लिए, 25 साल है, लेकिन वो केंद्र में काम करता है और मुख्यमंत्री राज्य में काम करता है। मैं थोड़ा सा आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात में थोड़ा न्यायपालिका का ध्यान ले जाऊंगा आपका, कि हमारे न्यायपालिका का जो वर्तमान में जो चर्चा है हमारे यहाँ, वो न्यायपालिका का बड़ा इस समय डंका बज रहा है इस समय। और न्यायपालिका शीर्ष पर सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, और फिर कौन है आपके? हाई कोर्ट है, और फिर आपके कौन सा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है आपके, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये सर्वोच्च न्यायालय। क्या है ये सर्वोच्च न्यायालय आपके, ये हमारे यहाँ उच्च न्यायालय है, और ये हमारे यहाँ जिला न्यायालय है। ये हमारे यहाँ न्यायपालिका कैसी है? हमारे यहाँ न्यायपालिका इकहरी है। कैसी है? सिंगल जुडिशरी सिस्टम है हमारे यहाँ, सिंगल। हमारे न्यायपालिका का जो क्रम है वो इकहरी न्यायपालिका है। मैं बताऊंगा आपको एग्जाम के लिए बड़ी बात यहाँ पे, वो ये क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कहां हुआ है? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कहां हुआ है? तो आप बताएंगे संविधान के अनुच्छेद 124 में। कहां पर? संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख हुआ है। और एक क्वेश्चन आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो आप बताएंगे बड़ी महत्वपूर्ण योग्यता है, वो 5 वर्ष तक ये रहा, 5 वर्ष तक ये रहा, यहां पर 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में यहां पर जज रहा हो, यानी न्यायाधीश रहा हो आपके, 5 वर्ष तक जज रहा हो, या वो व्यक्ति 10 वर्ष तक ये रहा, 10 वर्ष तक यहां पर हाई कोर्ट में या कहीं भी सुप्रीम कोर्ट में आपके, यहां पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज आपके अधिवक्ता रहा हो, वकील रहा हो। यहां पर अधिवक्ता माने वकील रहा हो आपके, यानी कि जो योग्यता में लिखाई है आपको यहां पर, वो बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए है आपके यहां से कि अधिवक्ता माने वकील होता है, अधिवक्ता माने वकील होता है, या राष्ट्रपति दृष्टि में कानून का ज्ञाता हो, कानून का ज्ञाता हो, किसकी दृष्टि में? राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का जानकार हो। ये 3 शर्तें बताई मैंने आपको। 5 वर्ष तक हाईकोर्ट में जज रहा हो, वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है, या वो व्यक्ति 10 वर्ष तक वकील रहा हो सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट में, या व्यक्ति कानून का जानकार हो, ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। मैं बताऊंगा आपको क्या सुप्रीम कोर्ट के जो पहले जज है, पहले जज वो कौन है? वो हीरा लाल जे कानिया। कौन है? हीरा लाल, ये रहा हीरा लाल जे कानिया, ये रहे आपके हीरा लाल जे कानिया। और वर्तमान समय में ये 50वें मुख्य न्यायाधीश देश के सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। क्या नाम है आपका? आपका नाम है ये वाला, मैं यहां लिखूंगा आपको, डीवाई चंद्रचूड़। कौन है इस समय? ये डीवाई चंद्रचूड़ है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, चंद्रचूड़ है। ये क्लास एग्जाम वाली क्लास चल रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। ये 50वें मुख्य न्यायाधीश है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट के जाएंगे। देश का सर्वोच्च न्यायालय कौन है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ देश का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, और इसका पुराना नाम क्या है? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का ये पुराना नाम है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट का पुराना नाम है, इसको आप देख लेंगे यहां से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह मैं बताऊंगा मैं आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारे यहाँ कि सुप्रीम कोर्ट सभी अपीलों को सुनता है, सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय, मूल अधिकारता यही सुनता है, मूल अधिकारों को सुनता है, और अनुच्छेद 32 में से 5 प्रकार की रिटों को निकालने का अधिकार है। एक क्वेश्चन आपके हाई कोर्ट से आएगा, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय होता है, तो हमारे यहाँ ये हाई कोर्ट का जो उल्लेख हुआ है वो संविधान के अनुच्छेद 214 में हुआ। कहां हुआ? 214 में हुआ, इसे देख लेंगे आप लोग, संविधान के अनुच्छेद 214 में। अब हाईकोर्ट में संख्या हमारे यहाँ पूछेगा कि हाईकोर्ट में संख्या कितनी है, तो संख्या बताएंगे इस समय 25 है। कितनी है? 25 हमारे यहाँ उच्च न्यायालय, 25 हमारे यहाँ हाईकोर्ट है इस समय आपके, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस क्रम में आपके लिए जो 25वां हाईकोर्ट बना है उसका नाम पूछ सकता है आपसे, उसका नाम आपके आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। क्या नाम है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय उसका नाम है, ये वाला, ये बना है, और ये हाई कोर्ट आपके अमरावती में स्थित है आपके यहाँ से, इसको याद कर लें। कहां पर? अमरावती में, यानी कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। इस तरह मैं बताऊंगा मैं आपको, हमारे यहाँ पर जो हाई कोर्ट होते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन कि हाई कोर्ट की अधिकारिता पूछता है, तो सबसे पुराने जो हाई कोर्ट है हमारे यहाँ पर वो आपका कलकत्ता हाई कोर्ट है, बड़ा पुराना हाई कोर्ट है हमारे यहाँ।
इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट है, पुराना हाई कोर्ट है हमारे यहाँ पर। इसके अलावा मद्रास हाई कोर्ट है हमारे यहाँ पर, ये पुराना हाई कोर्ट। ये तीनों हाई कोर्ट हमारे यहाँ 1862 में अस्तित्व आए। ये इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था 1861 का। तो बंबई उच्च न्यायालय की जो अधिकारता है हमारे यहाँ, वो वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य पर है। इसके अलावा गोवा पर है। इसके अलावा दादर नगर हवेली और दमन दीव पर है, ये वाला एक जगह। इसके अलावा जो आपका ये थोड़ा सही कर लेंगे, ये मैंने इसको बंबई का लिखा दिया, कोई बात नहीं है। ये जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है, इसकी जो अधिकारता है वो आपके वेस्ट बंगाल पर, कहां पर, वेस्ट बंगाल पर है। और इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर, इन दो पर है यहां पर। इसके अलावा ये बंबई उच्च न्यायालय हमारे यहां पर, इसकी अधिकारता हमारे यहां महाराष्ट्र राज्य पर है। इसके अलावा गोवा पर है। इसके अलावा जो दादर नगर हवेली और दमन दीव पर, ये जो अभी एक साथ हो गए दोनों आपके, दमन दीव पर है। और जो मद्रास उच्च न्यायालय है, इसकी अधिकारता तमिलनाडु पर है। और तमिलनाडु के अलावा पौंडचेरी पर, किस पर है, पौंडचेरी पर है। देख लेंगे इसको आप लोग यहां से, इसकी पावर है। यानी कलकत्ता उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार आएंगे, बंबई आएगा तो महाराष्ट्र गोवा और दादर हवेली दमन दीव आएंगे, और मद्रास आएगा तमिलनाडु और पौंडचेरी आएंगे। इसको देख लेंगे यहां से, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, जो केरल उच्च न्यायालय है, ये पूछ सकता है आपको कि जो केरल हाईकोर्ट है हमारे यहाँ, केरल हाईकोर्ट की अधिकारता मतलब होता है ज्यूरिसडिक्शन। केरल उच्च न्यायालय में हमारे यहाँ ये कहाँ स्थित है, पहली बात तो ये एर्नाकुलम में, कहां पर है ये एर्नाकुलम में स्थित है। यहाँ पर ये रहा महत्वपूर्ण, एर्नाकुलम में स्थित है। और इसके अंदर अधिकारता में केरल तो आएगा, केरल के साथ साथ लक्षद्वीप की अधिकारता भी यहाँ पर शामिल है। इसको आप देख लेंगे। अब मैं बताऊंगा आपको अंत में बड़ी खास बात, क्योंकि ये क्लास जो चल रही है आपके, मैंने बताया है ये एग्जाम वाली क्लास है, ये कोई सामान्य क्लास नहीं है। ये बड़ी मैं लंबी क्लास इसलिए कराई है कि एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं फिर कहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और इसको लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। मैं आगे विस्तार से चैप्टर बाय चैप्टर आपके लिए कुछ चीजें आगे लेकर आऊंगा, इसको भी याद कर लेंगे। यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मैं बता देता हूं। यूनियन टेरिटरी से, अगर यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों से क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, तो वर्तमान में हमारे यूटी यूनियन टेरिटरी, ये केंद्र शासित प्रदेश हमारे यहाँ कितने हैं, तो आप पहले बताएंगे हमारे यहाँ इनकी संख्या हमारे यहाँ 8 है। कितनी है, 8 है हमारे यहाँ। इसको आप रट लेंगे यहां से, यानी यूनियन टेरिटरी हमारे 8 है। यानी हमारे यहाँ एक तो हमारे यहाँ पे ये दिल्ली है, सब बच्चों को याद होगी। ये पांडिचेरी है, अगर नहीं याद है तो आप लिख लीजिए इसको, पांडिचेरी है। इसके अलावा चंडीगढ़ है, इसको आप याद कर लेंगे यहां से। दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार, और आपके यहाँ पर ये लक्षद्वीप, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो दादर नगर हवेली है, दादर नगर हवेली और दमन दीव है हमारे यहाँ, दमन दीव, ये क्या कर लेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर है, ये अभी बना है। इसके अलावा लद्दाख है हमारे यहाँ, ये 8 यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, ये राजधानी पूछ सकता है आपको यहाँ पर, दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। पौंडचेरी की राजधानी पौंडचेरी है, और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, और अंडमान निकोबार राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। क्या है, पोर्ट ब्लेयर राजधानी है आप यहां से। और लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है, कावारत्ती, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसकी राजधानी है वो दमन है, किसकी, दादर नगर हवेली की और दमन दीव की। जम्मू कश्मीर राजधानी श्रीनगर है, इसको आप कर लेंगे। और लद्दाख की राजधानी लेह है, इसको देख लेंगे। ये 8 हैं। इनमें से जो 3 हैं, केवल जो 3 है, यानी कि जो दिल्ली है, यहां देख लेंगे मेरी तरफ आपके, जो दिल्ली वाला पार्ट है, ये वाला जो दिल्ली वाला पार्ट है, ये वाला। इसके अलावा ये पौंडचेरी वाला पार्ट है, ये वाला, इसको देख लेंगे। इसके अलावा जो एक पार्ट और है जम्मू कश्मीर वाला, जम्मू और कश्मीर वाला पार्ट है। यहां तीनों विधानसभा बनी हुई है आपके, और दिल्ली में विधानसभा बनी हुई है वो 70 सदस्यों वाली है, पौंडचेरी में 30 सदस्यों वाली है, और जम्मू कश्मीर में 90 सदस्यों वाली विधानसभा। इसको आप याद कर लेंगे यहां से। ये तीनों क्षेत्रों में विधानसभाएं। और आप देख लेंगे एक बात को, यहां विधानसभा से क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे कि यहां पर जो नियुक्ति होती है मुख्यमंत्री की, कहां पर, यूनियन टेरिटरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, सीएम की नियुक्ति, वो कौन करते हैं, वो राष्ट्रपति करते हैं। ये देख लेंगे आप लोग यहां से, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति किसकी, यानी यूनियन टेरिटरी में जो नियुक्ति होती है मुख्यमंत्रियों की, 3 बताए मैं, दिल्ली और पौंडचेरी और आपके जम्मू कश्मीर। यहां जो नियुक्ति होगी वो नियुक्ति करेंगे आपके कौन सी, वो नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। अब आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। मैं अगली क्लास जो लेकर आऊंगा आपके लिए वो बड़ी महत्वपूर्ण क्लास लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं जो क्लास में चैप्टर बाय चैप्टर पाठ कराऊंगा, ऐसे ही संक्षिप्त में मैं कुछ क्लास आपके, क्योंकि एग्जाम वाली क्लास है इसलिए महत्वपूर्ण बताया मैंने आपको। और एक क्वेश्चन आपके यहाँ पर
ये मैंने अभी देखा है कि आपके एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा कमेंट के माध्यम से कि उच्च न्यायालय में और जो सुप्रीम कोर्ट में और जो हाई कोर्ट में यहाँ पर ये वाला यहाँ पर नियुक्ति कौन करते हैं इनकी हाई कोर्ट न्यायाधीशों की? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? इनकी जो नियुक्ति करते हैं आपके इन सबकी न्यायाधीशों की, वो नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करते हैं। इसको रट लेना यहाँ पे, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ये बता देता हूं। इसके अलावा एक बात बताऊंगा मैं आपको कि जो धन विधेयक है, मनी बिल है, धन विधेयक में पीछे मैंने छेड़ा था बात, धन विधेयक का उल्लेख जो हुआ है वो संविधान के अनुच्छेद 110 में हुआ है, इंपॉर्टेंट है। और जो वित्त विधेयक है हमारे मनी बिल है, इसका जो उल्लेख हुआ है वो संविधान के अनुच्छेद 117 में हुआ है। इसको देख लेंगे आप लोग जो है। और एक महत्वपूर्ण बात और आपके जो बहुत जरूरी है वो मैंने बताई नहीं पीछे, जो संविधान की संयुक्त बैठक है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। संविधान की जो संयुक्त बैठक है, इस संयुक्त बैठक का उल्लेख जो होता है हमारे यहाँ वो संविधान के अनुच्छेद 108 में हुआ है, संयुक्त बैठक का, यानी कि। और इस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है, कौन अध्यक्षता करता है? वो लोकसभा का स्पीकर करता है। कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। यहां से वो आप थोड़ा देख लेना, ये बैठक लोकसभा का स्पीकर करता है। किसकी? संसद की संयुक्त बैठक की। आप जानते होंगे संसद की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? जब संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर विवाद हो जाता है और विवाद के समाधान के लिए राष्ट्रपति इस बैठक को बुलाते हैं। लेकिन बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। और ये संसद की जो बैठक है, जो इसका उल्लेख कहां हुआ है? संविधान के अनुच्छेद 108 में हुआ है। धन विधेयक कोई है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। मैं पुनः कह रहा हूं आपके, इनको आप देख लेंगे यहां से। इस वीडियो पर मैं आगे चर्चा जारी रखूंगा। कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक वित्त विधेयक होता है, विनियोग विधेयक क्या होता है, ऐसे बहुत सारी बातों के साथ में मैंने बहुत सारे पहलू मैंने समेटने का प्रयास किया। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो कल्याणकारी वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना करते हैं, वेलफेयर राज्य की स्थापना करते हैं, आयरलैंड से लिए गए। आप रटकर जाएंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है, वो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। इस वीडियो पर लगातार आप जुड़े हुए हैं, आपका जो प्रेम और स्नेह मिला उसके लिए बहुत धन्यवाद। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आप सबको प्रणाम, नमस्कार।